दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अनदर इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट एंड द इजीएस्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। बहुत इजी एंड सिंपल सा हम लोगों का चैप्टर रहने वाला है। जितनी ज्यादा चीजें हम लोग रियल लाइफ के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें हम लोगों को यहाँ पर सिंपल भी लगेंगी एंड उनको लर्न करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। एंड साथ ही डोंट वरी, नोट्स की टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स आप लोगों को ऑन टाइम टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से आप लोग इजीली आपके नोट्स को डाउनलोड करके आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो के अंदर आप लोगों का खाली एक काम है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना है, उसको समझना है एंड अपनी रियल लाइफ के साथ उसको रिलेट करना है, ताकि चीजें आप लोगों के माइंड में ऐसे ही सेट हो जाएं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने समझना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता क्या है। हम लोग प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट वाला एक सब्जेक्ट पढ़ करके आ रहे हैं, जहां पर हम लोगों ने प्लानिंग जो टर्म थी उसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझा था। इन केस आप लोगों ने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है तो हम लोगों ने हमारी डेली लाइफ के अंदर भी ये टर्म सुनी है, दैट इज प्लानिंग। हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ चीज प्लान कर रहे होते हैं कि ये काम मुझे कैसे करना है, ये काम कब करना है, ये काम किसने करना है। ये जो चीजें हम लोग डिसाइड कर रहे होते हैं ये आती है मेरी प्लानिंग के अंदर। तो कुछ भी चीज डिसाइड करना कम्स अंडर प्लानिंग। अब अगर यहाँ पर बात हो रही है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो यहाँ पर हम चीजें तो डिसाइड कर रहे हैं, चीजों के बारे में प्लानिंग तो कर रहे हैं, बट वो चीज क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन फैक्टर। तो यानी कि सिंपल सी बात है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग प्लान कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं, थिंकिंग इन एडवांस कर रहे होते हैं अबाउट व्हाट, कि हम लोगों को कितने लोगों की, किस तरह के लोगों की, किस जगह पर, किस टाइम पर एंड किस चीज के लिए लोगों की जरूरत है। मुझे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर राइट आपका नंबर भी चाहिए होता है, राइट काइंड के लोग भी चाहिए होते हैं, राइट प्लेस पर भी चाहिए होते हैं, राइट टाइम पर भी चाहिए होते हैं एंड राइट चीजों के लिए भी चाहिए होते हैं। ये क्या है हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हमें इतनी सब चीजें एकदम राइट नंबर, राइट काइंड, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट थिंग, ये चीजें क्यों देख रही हो, क्योंकि ताकि अल्टीमेटली मेरी वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो बहुत अच्छे से अचीव हो सके। अब अगर हम अदर वर्ड्स में बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हमारा एम क्या होता है, हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों की रिक्वायरमेंट हो तो मैं वहां पर लोगों को यानी कि ह्यूमन फैक्टर को कंटिन्यूअसली सप्लाई कर पाऊं। एंड जो ह्यूमन फैक्टर होगा, जो लोग होंगे वो राइट काइंड के होने चाहिए, जिस काइंड की जॉब है, जैसे जॉब वैसे लोग मैं उसको एकदम से प्रोवाइड कर सकूं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है ये टू फेज्ड प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? टू फेज्ड प्रोसेस है, जो देखता है कि आपको कितने लोगों की जरूरत है एंड जरूरत पता लगाने के बाद आप उनको अकोमोडेट करने की भी प्लानिंग वहां पर करते हो कि ये लोग कहां से आने वाले हैं। मैंने ये तो पता लगा लिया कितने लोगों की जरूरत है, बट ये भी पता लगाने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आता है कि ये लोग आने कहां से वाले हैं, यानी कि मुझे सोर्सेज भी यहां पर अच्छे से प्लान करने होते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको पूरा करना हम लोग चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे काफी सारे ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, पॉलिसीज सेट करनी पड़ती है कि मैं मेरे ह्यूमन फैक्टर को, लोगों को मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरीके से लाऊं, किस तरीके से उनको डेवलप करूं, किस तरीके से उनको ट्रेन करूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो बहुत अच्छे से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए। आई होप यहाँ पर हम लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का अच्छे से जो डिटेल्ड मीनिंग पढ़ा है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ फेमस डेफिनेशंस की बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की गिवन है। फर्स्ट यहाँ पर डेल एस बीच ने क्या दिया है, आप लोगों को एक बहुत फेमस डेफिनेशन दी है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है जो क्या पता लगाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास एडिक्वेट नंबर के लोग होने चाहिए और वो लोग क्वालिफाइड होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर जॉब पर, ताकि हम लोग हमारी एंटरप्राइज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड्स है उनको बहुत अच्छे से पूरा कर सके एंड ये उन लोगों को भी सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करने पर ध्यान देता है। क्या
बोलते हैं डेल एज बीच, ये बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर हम लोग ये बात इंश्योर करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने लोगों की जरूरत है उतने एडिक्वेट नंबर में मैं लोगों को सप्लाई कर सकूं, लोगों को वहां पर पहुंचा सकूं, और वो पर्सन उतने क्वालिफाइड होने चाहिए जितनी क्वालिफाइड वो जॉब की रिक्वायरमेंट है। राइट टाइम पर एंड राइट प्लेस पर, राइट जॉब पर वो लोग राइट टाइम पर पहुंच जाने चाहिए। एंड साथ ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को तो अचीव करने पर आपका ध्यान है, साथ ही उन इंडिविजुअल्स के गोल्स को भी पूरा करने पर आपको पूरा ध्यान देना है। नेक्स्ट यहाँ पर डिकेंजो एंड रॉबिन्स क्या डेफिनेशन देते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि इसके पास राइट नंबर, राइट काइंड ऑफ पीपल, राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर वहां पर आपके टास्क को कंप्लीट करने के लिए अवेलेबल हो। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक टास्क आपको मिलता है, उस टास्क को पूरा करने के लिए राइट नंबर में लोग, राइट तरह के लोग, राइट जॉब के पर लोग एंड राइट प्लेस पर लोग आपके वहां पर पहुंच जाने चाहिए, ताकि वो टास्क जो है आपका इजीली कंप्लीट हो जाए एंड आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर पूरे हो जाए। आई होप यहाँ पर ये जो दो हम लोगों ने फेमस डेफिनेशंस पढ़ी हैं बहुत अच्छे से क्लियर है। ये दोनों ही डेफिनेशंस आप लोगों की बुक के अंदर गिवन है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मीनिंग हम लोगों को समझ आ चुका है, उसके बाद हम लोगों ने इसकी फेमस डेफिनेशंस की बात की है। अब नेक्स्ट चीज मुझे यहाँ पर समझनी है कि ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर इंक्लूड होती है। हम लोगों ने टर्म तो समझ ली, बट मुझे ये समझना है कि अगर मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना चाहती हूँ तो इस चीज के अंदर मेरी क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो पहली चीज है, मुझे सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठकर एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। क्या प्रिपेयर करनी है? एक लिस्ट, जिस लिस्ट के अंदर मैं मेरा एग्जिस्टिंग स्टाफ देख रही हूं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पहले से कितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास क्या स्किल्स हैं, उन लोगों के पास क्या क्वालिफिकेशन है। यानी कि मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जिस्टिंग ग्राफ, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड चेक कर रही हूं कि अभी फिलहाल मेरे पास कितने लोग काम करने के लिए, उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन है, उनके पास क्या क्या स्किल्स हैं, ये सभी चीजें मुझे चेक करनी है। तो दिस इज द वन ऑफ द एक्टिविटीज जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर इंक्लूड है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज assessing utilization of current human resources। यहां पर सेकेंड एक्टिविटी क्या है, मैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर इवेल्युएट करती हूं। क्या करती हूं? इवेल्युएट करती हूं, मैं चेक करती हूं कि कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा पर्सन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितना इफेक्टिवली, कितना एफिशिएंटली वहां पर काम कर रहा है, कौन सा पर्सन एट प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट वर्कफोर्स कितने अच्छे से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में उन गोल्स को पूरा करने में हेल्प कर रहे हैं। दोनों एक्टिविटी समझ आ गई। पहली एक्टिविटी क्या है, मैं लिस्ट बनाऊंगी कितने लोग मेरे पास अभी हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स है। ये पता लगाने के बाद दूसरी एक्टिविटी में क्या कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पर पता लगा रही हूँ कि मेरे पास ठीक है इतने लोग तो हैं, बट इन लोगों में से कौन कितना अच्छा काम कर रहा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे हो जाएं। दो एक्टिविटीज समझ आ गई। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, मुझे चेक करना है कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सरप्लस ह्यूमन रिसोर्स है क्या। मुझे चेक करना है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 लोगों का काम है, बट जब मैंने एग्जिस्टिंग ग्राफ चेक किया वहां से मुझे समझ आया मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 15 लोग एम्प्लॉयड है, 15 एम्प्लॉयज मैंने हायर कर रखे हैं, जबकि काम 10 ही लोगों का है। तो यहां पर मुझे समझ आता है कि मेरे पास कुछ सरप्लस है, या हो सकता है जरूरत 10 लोगों की है बट आपके पास खाली 8 लोग है। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की अनदर एक्टिविटी क्या है, यहां पर आप लोगों को पता लगाना है कि आपके पास कोई सरप्लस स्टाफ है या फिर कोई डेफिशिट स्टाफ है। कहीं आपके पास लोग ज्यादा तो नहीं है या फिर कहीं आपके पास लोग कम तो नहीं है। ये क्या है, अनदर एक्टिविटी है आपकी एचआर प्लानिंग की। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज एनालाइजिंग फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स
रिक्वायरमेंट। यहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पता लगाते हैं कि इन फ्यूचर मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। अब मैं ये चीज कैसे पता लगा पाऊं कि इन फ्यूचर मुझे कितने लोगों की जरूरत है, कैसे पता लगेगा, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के कुछ ना कुछ प्लान्स होंगे। मुझे पता है कि आने वाले टाइम में मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 नए प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, और नए प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए मुझे अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग टीम चाहिए, मार्केटिंग टीम चाहिए, सेल्स डिपार्टमेंट में टीम चाहिए। तो मैं यहाँ पर मेरी एक्टिविटी से रिलेट करके पता लगा पा रही हूँ कि मुझे यहाँ पर इतने लोगों की आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में क्या होता है, मैं मेरे अपने फ्यूचर प्लान्स को देख करके अपनी ह्यूमन रिसोर्स जो फ्यूचर में जिनकी रिक्वायरमेंट होने वाली है उसकी प्लानिंग भी कर सकती हूँ। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है, दैट इज मेकिंग ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्योरमेंट प्लान। अब आप लोगों ने ये पता लगा लिया कि आने वाले टाइम में मुझे इतने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। अब लेकिन वो लोग आने कहाँ से वाले हैं, उनको आप लोग कहाँ से लाने वाले हो, किस तरीके से उनको हायर करने वाले हो, इस चीज की प्लानिंग भी आपकी HR प्लानिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट एंड द लास्ट एक्टिविटी इज, अब लोग तो आपके पास आ गए हैं, बट क्या वो लोग ट्रेंड होंगे, क्या उन लोगों को आपकी ऑर्गेनाइजेशन का सारा काम करना आता होगा? नहीं, वो काम आपको उनको सिखाना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग आपको उनकी जो ट्रेनिंग्स डिसाइड करनी है, उनकी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स उनके लिए डिजाइन करने हैं, वो सभी चीजें आप लोगों की HR प्लानिंग यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की एक्टिविटीज के अंदर आने वाला है। तो ये सभी एक्टिविटीज से जो आप लोग HR प्लानिंग के अंदर कवर करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज से क्विकली रिवाइज करते हैं। पहली एक्टिविटी है, मुझे मेरा एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा कि पहले से मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कितना स्टाफ है। ये पता लगाने के बाद मुझे चेक करना है जो वो पुराना स्टाफ है वो कितना एफिशिएंटली वहां पर काम कर रहा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाएं। ये भी पता लगाने के बाद मुझे चेक करना है कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक्स्ट्रा स्टाफ तो नहीं है या फिर मेरे पास स्टाफ कम तो नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर आता है, यहाँ पर मुझे बैठकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करने, मुझे देखना है कि आने वाले टाइम में मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। अब जरूरत पड़ने वाली है तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो लोग कहाँ से आएंगे वो भी मुझे यहीं पर प्लान करना पड़ेगा कि उन लोगों को मैं किस सोर्स से लेकर के आने वाली हूँ। वो लोग आ जाएंगे, उसको आने के बाद उनको काम कैसे सिखाना है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी आप लोगों की HR प्लानिंग के अंदर ही डिजाइन किए जाते हैं। तो ये सभी कुछ बेसिक एक्टिविटीज है जो आपकी HR प्लानिंग के अंदर आती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग समझने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की नेचर क्या है। वन मोर गुड थिंग इज कि आप लोगों के सेम ही पॉइंट्स हर टॉपिक में रिपीट हो रहे हैं। थोड़े बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट पॉइंट्स आप लोगों के सेम ही है, वहां पर कहने का मीनिंग सेम ही है। आप लोग खुद इस बात को नोटिस करेंगे। अभी पीछे हम लोग एक्टिविटीज पढ़ करके आए हैं, यहाँ पर हम लोग नेचर पढ़ रहे हैं, आगे चलकर हम लोग जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे पॉइंट्स आपको सेम ही मिलने वाले हैं। दैट मीन्स अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो आप लोगों ने अगर एक चीज के पॉइंट्स को लर्न कर लिया, वो आपको आगे आने वाली हर चीज में हेल्प करने वाली है। पॉइंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर समझनी शुरू करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर क्या क्या काम होते हैं ध्यान से समझना। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर जो फर्स्ट नेचर है दैट इज कंसर्न विद राइट नंबर एंड राइट काइंड। यहां पर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर पहली चीज क्या नोटिस की जाती है कि यहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर राइट नंबर में लोग अवेलेबल हों एंड राइट काइंड की, जिस तरीके की जॉब रिक्वायरमेंट है, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर उतनी ही क्वालिफिकेशन के लोग उतने ही नंबर पर वहां पर प्रेजेंट हो। किसके अंदर आते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर नेचर? इन्वेंट्री ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स। आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम लोग एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री भी चेक करते हैं। एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री किसकी? हमारे ह्यूमन रिसोर्स की। यानी कि अनदर नेचर क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग
प्लानिंग के अंदर हम लोग हमारा पुराना रिकॉर्ड देखते हैं हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज का। नेक्स्ट नेचर क्या है, दैट इज डिटरमाइन शॉर्टेज और सरप्लस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम लोगों को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं या फिर कुछ कम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग पता लगा पाते हैं वहां पर शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट नेचर क्या है, दैट इज फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस। हमारा जो टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, प्लानिंग के जब हम लोग फीचर्स पढ़ते थे तो हम लोगों को पता है प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक फंक्शन। प्लानिंग हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है। कभी भी हम कोई भी चीज पास्ट के बारे में प्लान नहीं करते। चीजें जो प्लान होती हैं वो फ्यूचर के लिए ही प्लान होती हैं। इसीलिए यहां पर बोला है आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये एक फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस है। नेक्स्ट यहां पर नेचर क्या है, बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम लोग रिक्रूटमेंट भी डिसाइड करते हैं, ट्रेनिंग भी डिसाइड करते हैं। हमको पता लगाने की अगर मुझे लोगों की जरूरत है वो लोग कहां से आने वाले हैं एंड उनको काम किस तरीके से सिखाने, किसके अंदर आता है, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग के अंदर। नेक्स्ट नेचर क्या है, दैट इज कंटिन्यूअस एंड सिस्टमैटिक प्रोसेस। जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी तब तक लोग आते रहेंगे एंड लोग जाते रहेंगे। दैट मीन्स एचआर प्लानिंग क्या है, आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड साथ ही सिस्टमैटिक प्रोसेस भी है जहां पर आपको हर एक आपकी एक्टिविटी को एनालाइज करना है। किसकी एक्टिविटी को, ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि और एक ऑर्गेनाइजेशन का काम ही डिसाइड करता है कि वहां पर कितने लोगों की, किस टाइम पर, किस तरीके की लोगों की रिक्वायरमेंट है। तो ये सभी थी नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम लोग हर एक चीज एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ रहे हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं एंड ये सभी पॉइंट्स आप लोग आपके एग्जाम के अंदर भी बहुत अच्छे से लिख करके आ सकते हैं। आप लोग वहां पर बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने नेचर की बात कर ली है, एक्टिविटीज की बात कर ली है। नेक्स्ट बात करने वाले कि एचआर प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते ही क्यों है। नोटिस करेंगे एक चीज, यहाँ पर भी आपके वही सेम पॉइंट्स यहाँ पर नोटेड है, सेम है, सिमिलर है। आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे। अगर आपको प्रीवियस पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ आए तो आप उन पॉइंट्स को यहाँ पर एज इट इज नोट डाउन कर सकते हो। क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या पर्पस था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। पहली चीज, ताकि मैं पता लगा पाऊं किस प्लेस पर किस तरीके के कितने नंबर ऑफ लोगों की मुझे वहां पर जरूरत है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं पता लगा पाऊं कि आने वाले टाइम में मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। उसके बाद मुझे यहाँ पर पता लगाना था कि क्या कोई सरप्लस है या फिर कोई शॉर्टेज है, क्या कहीं मेरे पास लोग ज्यादा तो नहीं है या फिर मेरे पास लोग कम तो नहीं है। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या था, मैं यहाँ पर क्या करना चाहती थी, हर एक पर्सन का इवेल्युएशन करना चाहती थी। मुझे पता लगाना था कि क्या मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज वहां पर अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे पता लगाना था कि अगर मुझे इन फ्यूचर लोगों की जरूरत पड़ती है तो मैं उन लोगों को कहां से रिक्रूट करने वाली हूँ, किस तरीके से उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। अनदर ऑब्जेक्टिव क्या था, लोग तो मेरे पास आ जाएंगे बट उन लोगों को काम कैसे सिखाना है, दैट मींस उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में मुझे सोचना था, चीजों को प्लान करना था। इसीलिए एचआर प्लानिंग की मुझको जरूरत पड़ी। अनदर एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पूरे करने थे जिसके लिए मुझे लोगों की जरूरत थी एंड लोगों को लाने के लिए मुझे लोगों की प्लानिंग करने की जरूरत पड़ी। तो ये सभी कुछ आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं जो आप लोग हर एक चीज में लिख सकते हैं। नेचर के सेम पॉइंट्स हैं, एक्टिविटीज में सेम पॉइंट्स हैं, आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में सेम पॉइंट्स हैं। अब बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस की, वहां पर भी आपको सेम ही पॉइंट्स मिलने वाले हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंस क्या है, हम लोग अच्छे से पता लगा पाते हैं कि हाँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में इस काम के लिए इतने लोगों की जरूरत है, मुझे जरूरत पता है तो मैं उस टाइम पर उतने लोगों को वहां पर अवेलेबल करा सकती हूँ, मैं उतने लोगों की वहां पर सप्लाई करा सकती हूँ। उसके बाद मुझे ना शॉर्टेज फेस करनी है ना सरप्लस। मैं नहीं चाहती मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय एक्स्ट्रा का बैठा हो, क्योंकि हर एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती किसी भी एक्स्ट्रा एम्प्लॉय के पास पैसा जाए। एंड इवन मैं ये भी नहीं चाहती कि मुझे 10 लोगों की जरूरत है बट मेरे पास 10 लोग नहीं है, मेरे पास खाली 8 लोग
गए, ना मुझे शॉर्टेज चाहिए ना मुझे सरप्लस चाहिए। इस कमी को किसने दूर किया? मेरी एचआर प्लानिंग ने। अनदर इंपॉर्टेंस क्या है, मैं यहाँ पर इवेल्युएट करना चाहती थी कि क्या हर पर्सन अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहा है या फिर नहीं, हर कोई अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं, हर किसी की स्किल, हर किसी का टैलेंट एंड हर किसी की एबिलिटीज को हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइज करना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों को एचआर प्लानिंग की जरूरत पड़ी। अनदर इंपॉर्टेंस क्या है, एचआर प्लानिंग ने मुझे फैसिलिटेट किया, मुझे एक ऑप्शन प्रोवाइड किया जिसके अंदर मैं लोगों के सोर्सेज पता लगा पाती हूँ कि मुझे अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग चाहिए तो उनका रिक्रूटमेंट कहाँ से करना है, उनका सिलेक्शन कैसे करना है। साथ ही यहाँ पर अगर सपोज करते हैं मेरा ऑर्गेनाइजेशन में मैं अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती हूँ, मेरे बिजनेस को ग्रो करना चाहती हूँ, तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या बिजनेस को ग्रो करने के लिए मुझे वहां पर मल्टीपल लोगों की जरूरत है। एंड वो मल्टीपल लोग कहां से आएंगे? एचआर प्लानिंग से। मैं पहले मेरे बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करूंगी, मैं देखूंगी कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जहां पर मैं मेरे बिजनेस को एक्सपैंड कर सकती हूँ। एक्सपैंड करने के लिए मुझे लोगों की जरूरत है। लोगों की जरूरत है, कैसे पता लगेगा? एचआर प्लानिंग के थ्रू। नेक्स्ट है यहाँ पर इंप्रूव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब मुझे लोगों की जरूरत है, लोग आ भी गए हैं, उनको ट्रेन करने में, डेवलपमेंट करने में मुझे एचआर प्लानिंग की सख्त जरूरत है। उसके बाद ये मेरी लेबर कॉस्ट को बहुत ज्यादा कम करता है। यहाँ पर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा हायरिंग चार्जेस या फिर लेबर एक्सपेंसेस पे नहीं करने पड़ते। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस इज हेल्प्स इन करियर प्लानिंग एंड एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जो एचआर प्लानिंग है वो मुझे करियर प्लानिंग करने में भी हेल्प करते हैं। यहाँ पर मैं मेरे एम्प्लॉयज को क्या करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज दे सकती हूँ, ये भी चीजें कौन हेल्प करता है? मेरी एचआर प्लानिंग। आई होप ये जो सभी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंस के आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप रियल लाइफ के साथ रिलेट करके फ्रेम कर पा रहे हो, उन पॉइंट्स को भी आप लोग ऐड ऑन करके आपके आंसर्स के अंदर उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मुझको यहाँ पर पढ़ना है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एट डिफरेंट लेवल। हर लेवल पर हमारी जो इंडिया है, वर्ल्ड है या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर चीज के अंदर अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो उन हर अलग अलग लेवल पर एचआर प्लानिंग कौन करते हैं उसके बारे में यहाँ पर हम लोग ब्रीफली चीजें डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बात करें नेशनल लेवल की, किसकी बात करने वाले हैं? नेशनल लेवल की। तो नेशनल लेवल पर एचआर प्लानिंग कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट। एंड यहाँ पर गवर्नमेंट क्या चीजें कवर करती है कि हमारी जो पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है वो कैसी रहने वाली है, यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहने वाला है, एजुकेशनल फैसिलिटी कैसी रहने वाली है, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफिकल मोबिलिटी ऑफ पर्सनल, हर एक चीज यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है। टॉपिक समझ आए जो हम लोग पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कि हर अलग अलग लेवल पर एचआर प्लानिंग कौन करता है। तो सबसे पहले नेशनल लेवल की बात हो रही है। नेशनल लेवल पर एचआर प्लानिंग हमारी गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या चीज सेट करती है? क्या पॉपुलेशन सेगमेंटेशन रहने वाली है, क्या ऑक्यूपेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड साथ ही यहाँ पर आप लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा रहने वाला है, एजुकेशनल फैसिलिटीज क्या है, उसके बाद इंडस्ट्रियल या फिर ज्योग्राफिकल मोबिलिटी क्या रहने वाली है पर्सनल की, हर एक चीज आप लोगों की गवर्नमेंट एचआर प्लानिंग के अंदर सेट करती है। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो सेक्टर में भी हमारी गवर्नमेंट ही एचआर प्लानिंग करती है कि यहाँ पर आपकी जो कौन कौन सी एग्रीकल्चरल सेक्टर है या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर सर्विस सेक्टर है। हमारे पास यहाँ पर 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तो यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मेरे हर सेक्टर के अंदर कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं, दैट इज इंडस्ट्री लेवल। किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इट मे कवर ह्यूमन रिसोर्स फोरकास्ट फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज। यहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स की कितनी रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज किया जाता है। अलग अलग इंडस्ट्रीज लाइक आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में कितने लोगों की जरूरत है, हैवी इंडस्ट्रीज में कितने लोगों की जरूरत है, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में कितने लोगों की जरूरत है। इस तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पर एचआर प्लानिंग की आपकी प्लानिंग की जाती है।
बात समझ आ रही है? हम लोगों ने 3 लेवल पढ़ लिए, नेशनल लेवल, सेक्टर लेवल एंड इंडस्ट्री लेवल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को इंडिविजुअल यूनिट के लेवल पर बात करनी है। अगर हमारी कोई इंडिविजुअल यूनिट है तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, यहाँ पर अलग अलग प्लांट्स के रिलेटेड, अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड या फिर अलग अलग डिवीजन से रिलेटेड एचआर प्लानिंग को किया जाता है। यहाँ पर देखा जाता है किस अलग अलग पर्सनल की हम लोगों को जरूरत है। किसकी बात हो रही है? इंडिविजुअल यूनिट की, एक इंडिविजुअल बिजनेस की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल बिजनेस में आप लोग एचआर प्लानिंग किस हिसाब से कर सकते हो? अगर आपके एक ही बिजनेस में अलग अलग प्लांट्स है तो आप उन प्लांट्स के बेसिस पर एचआर प्लानिंग कर सकते हो। प्लांट्स नहीं है तो आपके डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे, आप उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर एचआर प्लानिंग को कर सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्लांट लेवल पर। किस पर आ रहे हैं? प्लांट लेवल पर। अब ये ही जो हमारा लेवल है इसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। प्लांट लेवल पर हम लोग क्या प्रिपेयर करते हैं, हमारी जो ऑपरेटिंग कमेटी होती है ये डिसाइड करती है हर प्लांट पर मुझे कितने लोगों की जरूरत है, एंड ये जो हमारा प्लान होता है ये किसके पास सबमिट होता है? डिपार्टमेंटल हेड के पास। किसके पास सबमिट होता है? डिपार्टमेंटल हेड के पास। यहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड कह लो या फिर डिविजनल हेड कह लो, ये लोग क्या करते हैं, ये उस प्लान को रिव्यू करते हैं एंड प्लांट लेवल प्लान को इंटीग्रेट कर देते हैं। डिपार्टमेंटल प्लान इज सबमिटेड टू टॉप मैनेजमेंट। अब ये जो डिपार्टमेंट का प्लान है ये टॉप मैनेजमेंट के पास चला जाता है। दोबारा से चेन को समझो, यहां पर सबसे पहले प्लांट लेवल प्लान डिसाइड होता है जिसको ये लोग डिपार्टमेंटल लेवल या फिर डिविजनल हेड को सबमिट करते हैं। ये कमेटी उस प्लान को क्या करती है, अच्छे से रिव्यू करती है एंड इंटीग्रेट कर देती है टॉप लेवल के पास। किसके पास? टॉप लेवल के पास। यहां पर टॉप लेवल आपका जो डिपार्टमेंटल लेवल है इसके प्लान को अच्छे से रिव्यू करती है एंड उसको क्या करती है, इंटीग्रेट कर देती है अपने ह्यूमन रिसोर्स प्लान के साथ फॉर हेड ऑफिस स्टाफ। बहुत अच्छे से यहां पर ध्यान दिया जाता है एट दिस लेवल ऑन मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्लान फाइनली द कंपनीज ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज इंटीग्रेटेड विद द कॉर्पोरेट प्लान। इस तरीके से किसी भी बिजनेस का प्लान उसकी कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी के प्लान के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हर एक लेवल पर हम लोगों को एचआर प्लानिंग की जरूरत होती है। नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट अलग तरीके से डिसाइड करती है, सेक्टर लेवल पर हर इंडस्ट्री हर सेक्टर के लिए डिसीजन लिया जाता है, इंडस्ट्री लेवल पर हर इंडस्ट्री के लिए डिसीजन लिया जाता है, आपके इंडिविजुअल यूनिट पर एक इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में डिसीजन लिया जाता है। अब बिजनेस में अगर आपके प्लांट्स हैं तो हर अलग अलग प्लांट के लिए डिसीजन होगा, अगर आपके डिपार्टमेंट्स हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए होगा। जो भी अगर प्लांट का है तो प्लांट को इसके साथ इंटीग्रेट कर दो, डिपार्टमेंट का है तो डिपार्टमेंट का इसके साथ इंटीग्रेट कर दो। किसके साथ? टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, आपकी एचआर प्लानिंग के जो प्लान्स बनाए हैं आप लोगों ने उसको अपने प्लान्स के साथ इंटीग्रेट कर देगी ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वहां पर आप लोगों के अचीव हो जाए। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोगों ने अलग अलग लेवल्स पर एचआर प्लानिंग पढ़ ली है। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीजर की बात करने वाले हैं कि एचआर प्लानिंग के अंदर हमारे कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। देयर आर टोटल 8 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है? दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, देन हम लोग उसकी इन्वेंटरी डिसाइड करते हैं यानी कि एग्जिस्टिंग स्किल्स को। नेक्स्ट हम लोग उसकी डिमांड एंड सप्लाई फोरकास्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग गैप देखते हैं कोई सरप्लस या शॉर्टेज तो नहीं है। उसके बाद हम लोग रीडिप्लॉयमेंट या फिर रिडंडेंसी प्लान क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम सेटल करते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम सेट करते हैं एंड एट लास्ट हम लोग हमारी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अप्रेज करते हैं। अप्रेजल उसका किया जाता है। ये सभी स्टेप्स का डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप ये जो टोटल 8 स्टेप्स है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। इजी है, सिंपल है। डायग्राम के थ्रू आप लोगों को पूरा प्रोसेस पूरा प्रोसीजर सभी स्टेप्स लर्न करने इजी हो जाएंगे। ये एक सिंगल डायग्राम से एग्जाम टाइम पर आप लोगों को रिवीजन करना इजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग हर एक स्टेप को बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम लोगों को अब हमारा जो प्रोसीजर है किस हिसाब से पढ़ना है कि मेरा एक खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करना चाहती हूँ। उस प्लानिंग को करने के लिए मुझे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, उन्हीं स्टेप्स का डिस्कशन करने वाले हैं।
पहला स्टेप मेरा रहने वाला है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। सबसे पहले मैं एक चेयर पर बैठी हूँ मेरी ऑफिस की, मैं चाहती हूँ कि मैं सबसे पहले देखूं कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है। बात क्लियर है? अब जैसे ही मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि चलो हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर लेते हैं, कौन लोग आने वाले, कहां से आने वाले, क्या काम करने वाले, हर एक चीज डिसाइड कर लेते हैं। पर वहीं मैं बैठकर सोचती हूँ मैं ये कर तो रही हूँ पर कर क्यों रही हूँ, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दूं। तो पहला स्टेप क्या है, अपने माइंड को, जो माइंड में क्वेश्चन आ रहा है उसका आंसर करो, उसको बताओ कि अगर आप ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हो तो उस प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टेप नंबर 1 क्लियर हुआ? क्या है स्टेप नंबर 1 के अंदर? हम लोग यहां पर क्या चेक करते हैं, हम लोग मैच करते हैं। मैंने सोचा कि ठीक है मेरा इस तरीके का बिजनेस है, बिजनेस अभी मैं स्टार्ट कर रही हूं जहां पर मुझे लोगों की जरूरत है। मैंने मेरा टाइप ऑफ बिजनेस, कैटेगरी ऑफ बिजनेस डिसाइड कर लिया है, मुझे पता है मेरा बिजनेस इस टाइप का रहने वाला है। अब इस बिजनेस के अंदर मुझे जो काम करना है उस काम को करने के लिए मुझे वहां पर कुछ लोग चाहिए। क्या चाहिए? वहां पर मुझे कुछ लोग चाहिए। यहां पर उन लोगों को काम, जो भी मेरा बिजनेस है उस काम को करने के लिए अगर लोग चाहिए तो वो लोग मैं किस तरीके से करेक्ट टाइम पर वहां पर पहुंचा पाऊं, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। यही बातें मैंने मेरे पॉइंट्स के अंदर नोट डाउन की है बहुत ब्रीफली एंड सिंपल लैंग्वेज के अंदर। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर पढ़ना। यहाँ पर हम लोग मैच करते हैं हमारी फ्यूचर मैन पावर को। किसको मैच करते हैं? फ्यूचर मैन पावर को एंड हमारी फ्यूचर बिजनेस नीड्स के साथ। मुझे पता है मेरा बिजनेस अगर कल से स्टार्ट हो रहा है तो मेरा कल से बिजनेस ये रहने वाला है, मेरे बिजनेस की नीड्स ये रहने वाली है। एचआर प्लानिंग में हम लोग क्या कोशिश करते हैं, जो मेरी नीड्स हैं वैसे ही लोग मेरे पास पहुंच जाए। तो मैं हमारी जरूरतों को यहाँ पर मैच करना चाहती हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय से मैक्सिमम बेनिफिट लेना चाहती हूँ। अब ये जो भी चीजें मैं कर रही हूँ ये कोई हवा की बातें नहीं होनी चाहिए। मैं अगर कोई बिजनेस सेट कर रही हूँ, बिजनेस के लिए लोग डिसाइड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि मेरा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरी कंपनी का, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम लोग पूरा कर सके। अगर मैं लोगों के बारे में सोच रही हूँ तो लोगों के बारे में मैं इसलिए नहीं सोच रही हूँ कि वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आकर के मुझे एंटरटेन करे या फिर मुझे डिस्टर्ब करे या फिर कोई और उनका पर्पस हो। नहीं, अगर मैं लोगों को यहाँ पर लाने की बात कर रही हूँ, उनके लिए डिसीजंस ले रही हूँ, प्लानिंग अगर कर रही हूँ, तो वहां पर मेरा मोटिव क्या होगा, मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग आकर मेरे साथ मेरा हाथ बटाएं एंड मेरी हेल्प करें, जिस तरीके से मेरी ऑर्गेनाइजेशन के जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उनके गोल्स हैं, वो बहुत अच्छे से पूरा कर सकें। उसके बाद ध्यान देने वाली बात है, पहली चीज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हैं कि मैं ये काम कर क्यों रही हूं, मैं एचआर प्लानिंग कर क्यों रही हूं, ताकि मैं नीड्स को मैच कर सकूं, मेरे बिजनेस की क्या जरूरत है एंड मुझे कितने लोगों की जरूरत है। बात समझ आई? उसके बाद मैंने ये देख लिया कि यहाँ पर जो मेरा काम है वो इन लॉन्ग रन मेरी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करना चाहिए। अब सपोज करते हैं आप लोगों ने जो रिक्वायरमेंट है, कितने लोगों की जरूरत है, मैन पावर को फोरकास्ट जो आपने किया है वो गलत किया है। क्या किया है? गलत किया है। आपको लगा मुझे 100 लोग यहाँ पर काम करने में लग जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर आप लोगों ने रॉन्ग फोरकास्टिंग की है। इससे क्या होगा, आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अच्छे से पूरे नहीं होंगे। इसीलिए बोला जाता है एचआर प्लानिंग जो है वो किस पर फोकस करनी चाहिए कि कितने राइट नंबर ऑफ लोगों को आप लोगों को फ्यूचर में जरूरत है। आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्यूचर में कितनी वैकेंसीज रहने वाली है, उस हिसाब से आप लोग राइट नंबर ऑफ पीपल को राइट काइंड ऑफ जॉब के लिए उनको वहां पर अक्वायर करें। ध्यान रखें, कोशिश करें कि आप कोई पुराने स्टाफ को नई जॉब पर प्लेस ना करो, क्योंकि उन लोगों को अपने एरिया में एक्सपीरियंस है, वो लोग सही तरीके से नए एरिया पर जल्दी से शिफ्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट स्टेप समझ आया, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप है यहाँ पर मुझे एक्चुअल में पता लगाना है कि अगर मैं एचआर प्लानिंग कर रही हूँ तो कर क्यों रही हूँ, इसके पीछे का पर्पस क्या है। मुझे पर्पस समझ आ गया, मुझे मेरे माइंड में जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया कि ठीक है मुझे मेरी रिक्वायरमेंट्स को मैच करना है, इसीलिए मैं एचआर प्लानिंग कर रही हूँ। बात क्लियर है? अब यहाँ पर अनदर स्टेप क्या है, मुझे स्किल इन्वेंटरी चेक करनी है।
मुझे चेक करना है मेरा बिजनेस तो 5 सालों से चल रहा है, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ पुराना स्टाफ भी है। यही चीज आती है मेरी स्किल इन्वेंट्री को इवेल्युएट करने में, उसको प्रिपेयर करने में। यहाँ पर मैं मेरे पास क्या कर रही हूँ, एक चार्ट, एक फाइल क्रिएट कर रही हूँ। उसमें मैं क्या लिख रही हूँ, एग्जिस्टिंग मेरे पास ये स्टाफ है, उनके पास ये क्वालिफिकेशन है, उनके पास ये स्किल्स हैं। अगर कुछ वहां पर मुझे एडजस्टमेंट्स करनी है तो मैं वहां पर उनकी कुछ एडजस्टमेंट्स को भी कर रही हूँ। लाइक व्हाट, क्या उनके वर्किंग आवर्स चेंज होने चाहिए, क्या उनकी हॉलीडेज होनी चाहिए, क्या उनकी लीव पॉलिसीज होनी चाहिए। ये बहुत ईजी होता है कि मुझे अगर मेरे ऑपरेशनल स्टाफ को एस्टिमेट करना है, मुझे पता लगाना है कि ऑपरेशनल स्टाफ में मुझे कितने लोगों की जरूरत है, तो ये पता लगाना तो इजी होता है। बट अगर मुझे मैनेजरियल पोजीशन का पता लगाना है तो ये मेरे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज होती है, क्योंकि जो हाई स्किल्ड लोग होते हैं वो जल्दी से मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि हम लोग एक प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएं, प्रॉपर चार्ट, प्रॉपर फाइल बनाएं, जहां पर मेरे पास एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होना चाहिए कि पुराने कितने एम्प्लॉयज हैं एंड उन एम्प्लॉयज के पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स हैं। बात समझ आ रही है। स्टेप नंबर 1 क्या था, मेरे माइंड ने क्वेश्चन पूछा, एचआर प्लानिंग तो कर रहे हैं बट कर क्यों रहे हैं। तो यहां पर आंसर मिला, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सेकेंड स्टेप की तरफ आते हैं। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी स्किल इन्वेंट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं यहां पर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ एग्जिस्टिंग स्टाफ का, पुराने लोगों का, जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से काम कर रहे हैं, उनके पास क्या क्वालिफिकेशन है, क्या स्किल्स है। साथ ही में मैं उनको नोटिस करके एक चार्ट बना रही हूँ कि मुझे जो ये लोग काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ मुझे इन एडजस्टमेंट्स की जरूरत है जो मैंने उनको नोटिस करके सीखी है। लाइक मुझे वर्किंग आवर्स चेंज करने हैं, मुझे लीव की कुछ चीजें चेंज करनी है, या फिर मुझे क्या करना है, उनकी हॉलीडेज कुछ प्लान्स करनी है। ये सभी चीजें हम लोग कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग प्लान मेरे पास बन करके रेडी है, उनका रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन है। ध्यान देने वाली बात यह है, आप लोगों के पास 2 तरीके के रोल्स हैं, एक ऑपरेशनल, एक मैनेजरियल। ऑपरेशनल मतलब आपका स्टाफ, मैनेजरियल मतलब आपके मैनेजर्स। स्टाफ का आपको अगर रिकॉर्ड बनाना है वो थोड़ा इजी है, लेकिन मैनेजर्स के लिए आपको रिकॉर्ड अगर बनाना है तो वो थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि उसके लिए हाई स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है, जो आपको मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। 2 स्टेप समझ आए। थर्ड स्टेप की तरफ आते हैं, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग। दोबारा समझो, मुझे एचआर प्लानिंग करनी क्यों है, ऑब्जेक्टिव पता चल गया। पुराने कौन कौन से लोग हैं ये भी पता चल गया। अब मुझे आने वाले टाइम में कितने लोगों की जरूरत है वो पता चलता है डिमांड फोरकास्टिंग में। पहले कितने हैं पता लगा लिया, अब आने वाले टाइम में कितने चाहिए वो कहां से पता लगेगा, डिमांड फोरकास्टिंग से। डेफिनेशन यहां पर मिसिंग है आपकी डिमांड फोरकास्टिंग की। डोंट वरी, आगे आपको इसकी डेफिनेशन भी डिटेल में मिलने वाली है। सिंपल टर्म्स में समझे तो डिमांड फोरकास्टिंग क्या होता है, यहां पर हम लोग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स देखते हैं कि आने वाले टाइम में मुझे कितने एम्प्लॉयज की, कितनी मैन पावर की जरूरत है मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये पता लगाने के लिए मेरे पास टोटल 5 डिटरमिनेंट्स हैं। क्या है, 5 डिटरमिनेंट्स हैं या फिर 5 कंपोनेंट्स हैं। हर कंपोनेंट का डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। पहला कंपोनेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। यहां पर हम लोग पता लगाते हैं कि पास्ट फ्यू ईयर से हमारे कितने एम्प्लॉयज को हायर किया जा रहा है। यानी कि मैं बस चुपचाप से बैठी हूं, पास्ट हिस्ट्री को चेक कर रही हूं कि हर साल मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों को हायर किया जाता है, उसमें से कितने लोग वहां पर रुकते हैं, कितने लोग वहां पर बढ़ते हैं एंड कितने लोग वहां पर कम होते हैं। सिर्फ मैं यहां पर मेरे एम्प्लॉयज के ट्रेंड को चेक कर रही हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। इसको पता लगाने के लिए मेरे पास 5 कंपोनेंट्स है, 5 डिटरमिनेंट्स है। पहला कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड। मैं क्या कर रही हूँ, चुपचाप शांति से बैठी हूँ, पुरानी हिस्ट्री पर नजर रख रखी है। हर साल कितने लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, उनमें से कितने लोग टिकते हैं, कितने लोग बढ़ते हैं एंड कितने लोग कम हो जाते हैं। ये क्या है, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड।
अनदर डिटर्मिनेंट की बात करते हैं, दैट इज रिप्लेसमेंट नीड। यहां पर हम लोगों को क्या करना होता है, हमें पता है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ लोग एक्स्ट्रा हैं, तो यहां पर क्या होता है, रिप्लेसमेंट नीड को हम लोग चेक करते हैं। मुझे देखना है कि मेरे पास अगर इन फ्यूचर मुझे लोगों की जरूरत है तो मुझे देखना पड़ेगा कि जो लोग अभी मेरे पास हैं उनमें से कोई लोग रिप्लेस तो नहीं होने वाले हैं, क्या उन्होंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाना है, कोई पर्सन रिटायर हो रहा है, इस तरीके की चीजों पर मुझे ध्यान देना है। तो रिप्लेसमेंट नीड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, जब एम्प्लॉयज हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ करके जाते हैं, किस किस रीजन से, या तो रिटायरमेंट हुआ है, या उन्होंने रिजाइन दिया है, या डेथ हुई है, या फिर उनको निकाल दिया गया, यानी कि उनको टर्मिनेट कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो नीड्स है कैन बी फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स। अब ये नीड्स हम लोगों ने देखा रिप्लेसमेंट नीड्स है, लोग जा रहे हैं या लोगों को निकाला जा रहा है, किस तरीके के लोग जा रहे हैं, किस तरीके के लोगों को निकाला जा रहा है, वो कौन कौन से, आपके सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, आपके स्किल्ड हो सकते हैं, क्लैरिकल हो सकते हैं, या फिर अनस्किल्ड स्टाफ हो सकता है। बात क्लियर है। मैनेजर्स की बात करें तो मैनेजर्स के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो काफी पहले से की जानी जरूरी है, क्योंकि मैनेजर्स के लिए आपको एक हाई स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है जो जल्दी से आपको मार्केट में अवेलेबल नहीं मिलते हैं। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। हम लोग हमारे कौन से स्टेप पर है, स्टेप नंबर 3, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, जहां पर हम लोग फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को डिसाइड करते हैं कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। ये डिसाइड करने के लिए मेरे पास 5 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, जहां पर मैं पुरानी हिस्ट्री को देखती हूँ बैठ करके कि कितने लोग हर साल आते हैं, जाते हैं, रुकते हैं, बढ़ते हैं, कम होते हैं, उसी हिसाब से मेरे आने वाले टाइम में भी इतनी ही जरूरत पड़ने वाली है। पहला फैक्टर समझ आया। सेकंड फैक्टर है यहाँ पर रिप्लेसमेंट नीड। यहाँ पर मुझे देखना है कि कितने लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन फिलहाल में छोड़ करके जा रहे हैं, चाहे उनका रिटायरमेंट हो रहा है, चाहे उनकी डेथ हो रही है, या फिर वो रिजाइन डाल रहे हैं, या फिर उनको निकाला जा रहा है। इन लोगों को देखकर भी मुझे पता चलता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन से इतने लोग कम हो रहे हैं, यानी कि जो मुझे लोग चाहिए वो तो चाहिए ही, साथ ही मुझे इन लोगों का रिप्लेसमेंट भी चाहिए। जो लोग छोड़ करके जा रहे हैं उतने लोग मुझे आने वाले टाइम में और चाहिए। बात समझ आ रही है। उसके बाद थर्ड जो आपका फैक्टर है दैट इज इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी। अब यहाँ पर थर्ड आपका फैक्टर क्या कहते हैं, इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है, आप आपके एम्प्लॉय से ज्यादा आउटपुट लेना चाहते हो, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको आप लोग बढ़ाना चाहते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अलाउ करना पड़ेगा बेटर वेजेस, आपको अपने एम्प्लॉयज को बेटर वेजेस देने पड़ेंगे। हाउएवर जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एम्प्लॉयज में भी नीडेड टू डू सेम वर्क, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, हो सकता है उस काम को करने के लिए आपको नए लोगों की जरूरत है। बात समझ आ रही है। यहां पर अगर एक पर्सन है जिसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ चुकी है तो आप क्या करोगे, अगले पर्सन को निकाल दोगे, क्योंकि 2 पर्सन के जितना वो अकेला काम कर रहे हैं। तो डिमांड फोरकास्टिंग में ये चीज हेल्प करने वाली है। आप लोगों ने पता लगा लिया कि उसकी प्रोडक्टिविटी में इंप्रूवमेंट है, अब मुझे 2 लोगों की नहीं बल्कि एक ही लोग की जरूरत है। हो सकता है कि आपको आपका कोई एम्प्लॉय ऐसा दिख रहा है जिसकी प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लो है, उस केस में क्या करोगे, उस एम्प्लॉय को निकाल दोगे एंड अपनी डिमांड फोरकास्टिंग में एक पर्सन और ऐड कर दोगे कि मुझे एक पर्सन की और रिक्वायरमेंट है। दिस इज द अनदर फैक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पर रेट ऑफ एब्सेंटिज्म। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपके कितने लोग नॉर्मल वर्किंग डेज में एब्सेंट रहते हैं। अगर आपके पास 100 लोग हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर डे पर आपके पास 100 के 100 लोग प्रेजेंट हो। कुछ लोग लीव पर जाते हैं, कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं, या फिर कोई और रीजन हो सकता है, कुछ लोग बीमार है, कोई भी रीजन हो सकता है। तो उसके लिए मुझे रेट ऑफ एब्सेंटिज्म चेक करना पड़ेगा कि एटलीस्ट हर दिन मेरे पास से 5 लोग एब्सेंट रहते ही रहते हैं। तो उन 5 लोग को एक्स्ट्रा आप लोगों का सरप्लस रखना ही पड़ेगा कि जब भी ये 5 लोग मेरे एब्सेंट होंगे तो मैं और 5 लोगों की हेल्प ले सकता हूं। तो ये मुझे मेरी डिमांड फोरकास्टिंग में ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अब एब्सेंटिज्म निकालने के लिए आप लोगों को फॉर्मूला गिवन है।
नेक्स्ट यहाँ पर फैक्टर क्या है, दैट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। आप लोगों को चेक करना है कि आने वाले टाइम में क्या आप लोग आपके बिजनेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हो या आपके बिजनेस को ग्रो करने के कोई चांसेस है। अगर ऐसा है तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी डिमांड फोरकास्टिंग इजीली आप लोग वहां पर कर सकते हो कि हाँ मुझे मेरी 2 प्रोडक्ट लाइन्स ऐड करनी है, उसके लिए मुझे 20-20 लोगों की और जरूरत है। तो इजीली आपने आपके फंक्शन के हिसाब से लोगों की रिक्वायरमेंट को पहचान लिया है। तो ये सभी क्या थे, हमारा जो स्टेप नंबर 3 था, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, उसके फैक्टर्स। प्रोसेस पूरा क्लियर हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या था, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना था कि आप लोग आपकी एचआर प्लानिंग कर क्यों रहे हो। जैसे ही ये डिसाइड होते हैं, आपको आपकी स्किल इन्वेंट्री का रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि पुराना आपके पास क्या क्या इन्वेंट्री अवेलेबल है। उसके बाद फ्यूचर में कितना चाहिए, दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग के लिए 5 आपके पास फैक्टर्स हैं। कौन कौन से, एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड, replacement needs, then productivity changes, absenteeism, then growth and expansion। इन सभी चीजों से आप लोग आपकी डिमांड फोरकास्टिंग इजीली कर सकते हो। अब उसके बाद स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सप्लाई फोरकास्टिंग। क्या है नेक्स्ट स्टेप, सप्लाई फोरकास्टिंग। हम लोगों ने पता लगा लिया कि इन फ्यूचर मुझे इतने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। अब मुझे पता लगाना है कि मैं इन फ्यूचर अभी फिलहाल कितने लोगों को प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर इन फ्यूचर मुझे 100 लोगों की जरूरत है तो फिलहाल मेरे पास इतने लोग अवेलेबल है कि मैं 40 लोग तो उनको प्रोवाइड कर सकती हूँ। मुझे क्या पता लगाना है, सप्लाई फोरकास्टिंग। बात क्लियर है, यहां पर मुझे देखना है कि मैं कितने लोगों को वहां पर प्रोवाइड कर सकती हूँ। अब प्रोवाइड करने के, सप्लाई करने के मेरे पास 2 सोर्सेज हैं। पहला है इंटरनल एंड दूसरा है यहाँ पर एक्सटर्नल। कौन कौन से 2 सोर्सेज है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर मेरे पास एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आते हैं, जो पुराने एम्प्लॉयज हैं मैं उन्हीं एम्प्लॉयज को आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एक्सटर्नल के अंदर आते हैं मेरे न्यू हायर्स, मैंने जिन नए लोगों को हायर किया है उनको मैं इन फ्यूचर प्रोवाइड करने वाली हूँ। दैट विल बी कवर्ड अंडर एक्सटर्नल सोर्स। बात क्लियर है। अब यहाँ पर जो इंटरनल सप्लाई है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल, क्योंकि इंटरनल वालों से क्या होता है, अगर मैंने पुराने ही स्टाफ को नए काम के लिए भेज दिया, दैट मींस उनका या तो ट्रांसफर हो रहा है या फिर उनका प्रमोशन हो रहा है। दोनों ही काम से हमारे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेटेड फील करते हैं एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना होता है, एम्प्लॉयज की स्किल्स, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस को बहुत अच्छे से ऑडिट करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, ताकि इन फ्यूचर जब किसी जॉब रोल के लिए वैकेंसी आए तो मैं अपने पुराने किसी स्टाफ मेंबर को उठा करके वहां पर भेज दूं। उससे पहले मुझे पता होना चाहिए मेरे स्टाफ के अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, कौन सा स्टाफ किस रोल पे जाकर सेट हो सकता है। ये सभी चीजें मुझे पहले से एडवांस में पता होनी जरूरी है। इसको पता लगाने के लिए मैं यहाँ पर 2 चीजें करती हूँ। पहली चीज है ह्यूमन रिसोर्स ऑडिट। मैं अपने HR का ऑडिट करती हूँ, यहाँ पर स्किल इन्वेंट्री को प्रिपेयर करती हूँ, एक रिकॉर्ड मेंटेन करती हूँ जहां पर मैं अपने एम्प्लॉयज की एबिलिटीज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी स्किल्स को अच्छे से ध्यान रखती हूँ। दूसरी चीज क्या है, रिप्लेसमेंट चार्ट। मैं यहाँ पर चेक करती हूँ जब भी कोई पर्सन यहाँ से छोड़ करके जाएगा, उस वैकेंट पोजीशन को फिल करने के लिए कौन पर्सन ज्यादा वहां पर प्रेफरेबल होगा। ये चीजें कहां पर होती हैं, रिप्लेसमेंट चार्ट्स के अंदर। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, इजी है, सिंपल है। ये चीजें हेल्प करती हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर को डिसाइड करने में। 4 स्टेप्स हम लोगों के कंप्लीट हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव सेट हो गया है, हमारी एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री चेक हो गई है, डिमांड फोरकास्टिंग हो गई है एंड सप्लाई फोरकास्टिंग भी हो चुकी है। 4 स्टेप हो चुके हैं। सप्लाई फोरकास्टिंग के बाद मुझे चेक करना है कि इन फ्यूचर मुझे 100 लोगों की जरूरत थी, 40 में उनको प्रोवाइड कर पा रही हूँ, यानी कि 60 लोगों की कमी है, 60 लोगों की यहाँ पर कमी है। ये जो मैंने 60 पता लगाया, दैट इज द गैप। क्या है ये, गैप है। तो नेक्स्ट अनदर स्टेप क्या रहने वाला है, दैट इज गैप एनालिसिस। यहां पर मैं पता लगाती हूं कि मेरी रिक्वायरमेंट एंड मेरी सप्लाई में क्या गैप है।
क्या कुछ एक्स्ट्रा लोग आ रहे हैं या कुछ कम लोग आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर पता लगता है शॉर्टेज है लोगों की या फिर सरप्लस है, मेरे पास मैन पावर ज्यादा है या मेरे पास मैन पावर कम है। अगर मैन पावर कम है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर रिक्रूटमेंट करने के बारे में सोचूंगी, सिलेक्शन करेंगे नए नए लोगों का, उनको प्रमोशन देंगे, ट्रांसफर करेंगे, ये चीजें मैं यहाँ पर प्लान करूंगी। अगर मेरे पास सरप्लस है तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगी, मैं अपने एम्प्लॉइज को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दूंगी, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में 10 ही लोगों की जरूरत थी बट यहाँ पर 50 लोग अवेलेबल हैं, तो जो 40 के एक्स्ट्रा लोग हैं मैं उन डिपार्टमेंट में भेज दूंगी जहां पर उन लोगों की जरूरत होगी। या फिर कोई मेरी दूसरी कंपनी है मैं उनको वहां पर भेज दूंगी, या फिर कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दूंगी जिसमें मैं उन लोगों को वहां पर अच्छे से यूटिलाइज कर पाऊं। ये था आप लोगों का अनदर स्टेप, दैट इज गैप एनालिसिस। पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज रीडिप्लॉयमेंट एंड रिडंडेंसी प्रोग्राम। यहां पर बोला जा रहा है अगर एक कंपनी के पास कोई एक्स्ट्रा एम्प्लॉय है किसी भी एरिया में तो उसको क्या करना चाहिए, एक ऐसा प्लान बनाना चाहिए जिससे वो उन एक्स्ट्रा लोगों को कहीं पर जाकर एडजस्ट कर पाए। अगर सरप्लस एम्प्लॉय है तो वो कहां जाएंगे, किसी और डिपार्टमेंट में जाकर के शिफ्ट हो जाएंगे जिस डिपार्टमेंट में उन लोगों की जरूरत है। या फिर आपकी कोई सिस्टर कंपनी है, उस कंपनी में आप उन लोगों को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। नहीं तो अगर ये भी ऑप्शन नहीं है, कोई अलग से अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसमें आप उन लोगों को जॉब को प्रोवाइड कर सको या फिर आप उनको ट्रेन कर सको ताकि वो किसी और अदर रोल के लिए अच्छे से वहां पर सेट हो सके। अगर कोई भी वहां पर आपके पास एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है तो तब उस टाइम आप लोग एट लास्ट उनका रिट्रेंचमेंट कर देंगे। दिस इज अनदर स्टेप, दैट इज रिडिप्लॉयमेंट एंड रिडंडेंसी प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, दैट इज टॉकिंग आउट एम्प्लॉयमेंट प्लान। अब यहाँ पर हम लोग हमारा एम्प्लॉयमेंट प्लान जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि हम लोगों को कितने लोगों की जरूरत है, किस तरीके की लोगों को की जरूरत है आने वाले सालों के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट प्लान बनाया जाता है ताकि हमारे फ्यूचर की जो रिक्वायरमेंट्स है ह्यूमन से रिलेटेड वो बहुत अच्छे से पूरी हो सके। एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ये सभी चीजें आपके एम्प्लॉयमेंट प्लान के अंदर आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो स्टेप्स है इसके अंदर कुछ टाइम लगता है। एचआर प्लानर्स जो हैं इसके लिए एडवांस में ही अपने प्लान्स को रेडी कर रहे होते हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज डिजाइनिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब आप लोगों ने एम्प्लॉयमेंट प्लान रेडी कर लिया है, एम्प्लॉयज आपके पास आ गए हैं, अब आपको उनको ट्रेन करने का प्लान वहां पर रेडी करना है। क्या जॉब है, क्या लोग आए हैं, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, उस हिसाब से उनके ट्रेनिंग प्लान्स जो है वहां पर डिसाइड किए जाएंगे। आपके वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आकर के अच्छे से काम कर पाए एंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर पाए। पॉइंट क्लियर है। यहां पर इसी के साथ हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस है अच्छे से डिटेल में कंप्लीट होता है। स्टार मार्क कर लेंगे। एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, या फिर केस स्टडी के फॉर्म में आ सकता है कि एक्स एक पर्सन है जो उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया एंड वो वहां पर अपनी मैन पावर को हायर करना चाहते हैं, उसके लिए उसको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। इस फॉर्म में इस तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन वहां पर पूछा जा सकता है। जल्दी से क्विकली रिवाइज करते हैं क्या क्या स्टेप्स कवर्ड हैं मेरे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। स्टेप नंबर 1 क्या है, मुझे डिसाइड करना है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर क्यों रहे हैं। उसके बाद मैंने मेरी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड प्रिपेयर किया, उसके बाद डिमांड फोरकास्टिंग की, देन सप्लाई फोरकास्टिंग की, फिर देखा क्या कोई गैप है इनमें या फिर नहीं। गैप है तो अब उनके रिडिप्लॉयमेंट या रिट्रेंचमेंट का मुझे इंतजाम करना पड़ेगा। मैं उनको रख सकती हूँ तो रखूंगी, अदरवाइज उनको बाहर कर देंगे। उसके बाद मुझे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम तैयार करना है, कैसे लोग आने वाले हैं, कैसे उनका सिलेक्शन करना है, क्या प्रमोशन करना है, क्या ट्रांसफर करना है, ये सब चीजें डिसाइड होंगी। अब लोग आ गए हैं, उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में सोचना है एंड एट लास्ट सब काम हो चुके हैं। सबसे लास्ट में मुझे क्या करना है, अप्रेजल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मुझे क्या करना है लास्ट में, अप्रेजल करना है। मुझे चेक करना है ये जो पूरी ह्यूमन
ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की है ये बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है या फिर नहीं। अगर ठीक तरीके से चल रही है तो मुझे इसको फॉलो करना है। अगर कहीं पर भी कोई भी कमी नजर आ रही है तो वहां पर आपको उसके रिगार्डिंग करेक्टिव एक्शंस को लेना है। ये क्या था आपका लास्ट स्टेप, दैट इज अप्रेजल ऑफ एचआर प्लानिंग। काफी यूनिवर्सिटीज में ये जो स्टेप है आप लोगों की प्रोसेस के अंदर इंक्लूड है एंड कुछ यूनिवर्सिटीज में ये आप लोगों का एक सेपरेट टॉपिक है। अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड बी कवर्ड अंडर द प्रोसेस ऑफ योर एचआर प्लानिंग। आप लोग प्रोसेस के अंदर ही इस पॉइंट को ऐड ऑन करेंगे लास्ट में, दैट इज अप्रेजल ऑफ एचआर प्लानिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहां पर अब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के एस्पेक्ट्स को देखने वाले हैं। हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है किन अलग अलग एरियाज में ये लोग डील करते हैं। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कितने एस्पेक्ट्स हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम लोग नंबर देखते हैं हमारे एम्प्लॉइज का, कितने नंबर ऑफ लोगों की जरूरत है, कितने नंबर ऑफ लोगों को ट्रेन करना है, कितने नंबर ऑफ जॉब्स हैं, ये सभी चीजें यानी कि नंबरिंग में जब डील करना है वो आता है मेरी एचआर प्लानिंग की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। वहीं अगर क्वालिटी की बात करें कि वहां पर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, ये सभी चीजें आती है मेरी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर। किसके अंदर आती है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर जो मेरे ये जो दो अलग अलग एस्पेक्ट हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, हर किसी एस्पेक्ट को डिटेल में यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। हमारे जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है उसके अंदर हमारे 6 इंटर रिलेटेड एरियाज ऑफ एक्टिविटी आती है। 6 अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज आती है, जिसमें से फर्स्ट वन है दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसकी डेफिनेशन वहां पर मिसिंग थी, वो डेफिनेशन आपको यहां पर मिलने वाली है। यानी कि अगर हम लोग किसकी बात करें, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात करें कि कितने नंबर ऑफ लोगों की जरूरत है, कितने नंबर ऑफ जॉब्स अवेलेबल है, अगर ये चीजें पता लगानी है तो उसके अंदर आपके पास क्या 6 अलग अलग एरियाज ऑफ एक्टिविटीज है। पहला काम क्या करोगे क्वांटिटेटिव में? डिमांड फोरकास्टिंग, कि आप लोगों को फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत है, कितनी जॉब्स आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट यहां पर सेकंड काम क्या करेंगे क्वांटिटी में, दैट इज सप्लाई फोरकास्टिंग। यहां पर हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर इतने लोगों की जरूरत है तो आप लोग कितने लोगों की सप्लाई कर पा रहे हो, फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को कितना पूरा कर पा रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर अगेन डेफिशिट या फिर सरप्लस पता लगाएंगे। डेफिशिट और सरप्लस भी हम लोग नंबर्स में पता लगा सकते हैं कि हाँ मेरे पास 10 लोग एक्स्ट्रा हैं या 10 लोग मेरे पास कम है। 3 काम समझ आए क्वांटिटेटिव में, पहली डिमांड फोरकास्टिंग, देन सप्लाई फोरकास्टिंग, देन आपको उसका सरप्लस या डेफिशिट देखना है। 3 एक्टिविटीज बच गई हैं। पहली उनमें से एक्टिविटी है प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एनालिसिस। आपको देखना है कि हर पर्सन कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि आपको उसका काम जो है उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है कि वो कितना काम कर पा रहा है, कितनी कॉस्ट उसके अंदर लग रही है। अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी है कि उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो सके तो वो ट्रेनिंग देने में कितनी कॉस्ट लगी है वो काम आता है आपके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में। क्या क्या चीजें आई? डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, गैप कि क्या सरप्लस है एंड क्या डेफिशिट है, उसके बाद कितना कॉस्ट लगी है आपको उस काम को करने में, कितनी प्रोडक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं, क्या आप लोगों ने एक्शन प्लानिंग की है। यहाँ पर आप लोग जो फ्यूचर में डेफिशिट्स हैं या फ्यूचर के सरप्लस है उसके साथ आप लोग क्या एक्शन प्लानिंग कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स को कम कर रहे हो या बढ़ा रहे हो, उस चीज को भी आप लोग क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर कवर करते हैं। एंड एट लास्ट यहाँ पर आप लोगों की लास्ट एक्टिविटी है दैट इज ह्यूमन रिसोर्स बजटिंग एंड कंट्रोल। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारी एचआर एक्टिविटी का बजट डिसाइड करते हैं कि हर साल मुझे एटलीस्ट 2 लाख रुपीस मेरे ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग पर स्पेंड करने हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, मेरे ह्यूमन रिसोर्स की जो एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज के लिए बजट डिसाइड करते हैं, उन एक्टिविटीज को वहां पर कंट्रोल करते हैं। ये सभी चीजें मेरी एचआर प्लानिंग की क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर। क्या क्या चीजें? आपकी डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, गैप एनालिसिस, नेक्स्ट है आप लोगों का यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एनालिसिस, एक्शन प्लानिंग एंड एट लास्ट यहाँ पर एचआर बजटिंग एंड उसका कंट्रोल।
बात समझ आ गई। अब उसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों ने पहला फैक्टर पढ़ा है दैट इज डिमांड फोरकास्टिंग, ये आप लोगों के एक सेपरेट लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिमांड फोरकास्टिंग को डिटेल में डिस्कस किया है। सबसे पहले वो ही हमारी डेफिनेशन है कि डिमांड फोरकास्टिंग होता क्या है कि फ्यूचर में हम लोगों को कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, दैट विल बी कवर्ड अंडर डिमांड फोरकास्टिंग। अब यहाँ पर ये हमारे कंपनी के एनुअल बजट पर डिपेंड करता है, उसके लॉन्ग टर्म प्लान्स पर डिपेंड करते हैं कि आने वाले टाइम में उसका बिजनेस क्या रहने वाला है, क्या उसकी एक्टिविटीज रहने वाली है, उसी हिसाब से मेरी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बात क्लियर है? बिजनेस प्लान ही डिसाइड करते हैं कि इन फ्यूचर मुझे इस काम के लिए कितने लोगों की जरूरत है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करते हैं मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या है? मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। वहां पर लोग मैन्युफैक्चर करके सेल्स करते हैं, तो यानी कि उनका जो सेल्स प्लान है वो ही डिसाइड करता है कि कितने प्रोडक्ट्स बनाए जाने चाहिए। अब जितने प्रोडक्ट्स बनाए जाने चाहिए उनको बनाने के लिए कितने लोगों की जरूरत है, ये कौन पता लगाएगा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन, कितनी चीजें आप लोगों को बनानी है। इस तरीके से यहां पर आप लोगों को आपकी मैन पावर यहां पर डिसाइड करनी है। दोबारा समझेंगे। सपोज करते हैं हमारी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी क्या करती है? चीजों को मैन्युफैक्चर करके सेल करती है। सेल कैसे डिसाइड हुई? यहाँ पर सेल ने हेल्प किया कि मुझे इतने प्रोडक्ट सेल करने हैं, उसी हिसाब से मैं मेरी प्रोडक्शन कर रही हूँ। मुझे पता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए इतना टाइम चाहिए, यानी कि टोटल कितना टाइम चाहिए, उस टाइम को पूरा करने के लिए कितने लोग चाहिए, ये चीजें इस तरीके से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में डिसाइड होती है। वहीं अगर हम लोग इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो जितने नए बिजनेसेस हैं वो डिसाइड करते हैं कि कितने यहां पर इंश्योरेंस प्लान्स लिए जाने चाहिए। जितने लिए जाने चाहिए उतने ही वहां पर एम्प्लॉइज की जरूरत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगर आपकी मेल ऑर्डर कंपनी है तो यहां पर डिसाइड करते हैं कि आपको एक्सपेक्टेड होता है कि इन फ्यूचर हमें एटलीस्ट इतने ऑर्डर्स रिसीव होने वाले हैं, तो उन ऑर्डर्स को रिसीव करने के लिए, उन ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए आपको कितने लोगों की जरूरत है, यहां पर आपकी मेल ऑर्डर कंपनी में इस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो यानी कि अगर हम लोग इसको समराइज करें तो हमारी जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है वो हमारी जो बिजनेस का नेचर है, बिजनेस का टाइप है, ये जिस तरीके का काम है, बिजनेस की एक्टिविटी ही डिसाइड करती है कि इन फ्यूचर हम लोगों को कितने लोगों की जरूरत है। अब ये जो डिमांड फोरकास्टिंग होती है ये 3 अलग अलग तरीके से होती है। चेन समझेंगे हम लोग कहां से क्या पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं हमारी एचआर प्लानिंग की, जहां पर हम लोगों ने 2 एस्पेक्ट देखे हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की बात कर रहे थे जहां पर डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग, गैप एनालिसिस, कॉस्ट वाली चीजें, बजटिंग, ये सब चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं। वहां से पढ़ते पढ़ते हमने एक टर्म उठा ली डिमांड फोरकास्टिंग, एंड यहां पर समझा भाई डिमांड फोरकास्टिंग हम लोग कैसे पता लगाते हैं? जिस तरीके का मेरा बिजनेस है, जिस तरीके का मेरा काम है, वो बताता है कि मुझे कितने लोगों की जरूरत है। अब उस डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए मेरे पास 3 टेक्निक्स हैं। क्या क्या टेक्निक्स है? मैनेजरियल जजमेंट, वर्क स्टडी टेक्निक एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक। 3 टेक्निक्स मेरे पास हैं। एंड यहां पर एक चीज और बोली गई है, अगर आप इन तीनों ही टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट टेक्निक से, दैट इज मैनेजरियल जजमेंट। क्या है फर्स्ट टेक्निक? मैनेजरियल जजमेंट। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये एक ऐसा मेथड है फोरकास्टिंग का जो सबसे ज्यादा स्मॉल कंपनीज में यूज किया जाता है। मैनेजरियल जजमेंट सबसे ज्यादा स्मॉल कंपनीज में यूज किया जाता है। यहां पर मैनेजर्स क्या करते हैं, फ्यूचर स्टाफ की कितनी रिक्वायरमेंट है इसको बहुत अच्छे से बैठकर सोचते हैं। किस हिसाब से? अपने वर्कलोड के हिसाब से। यहां पर क्या होता है, मैनेजर जो है अपने कैबिन में बैठा है, वो देखता है आने वाले टाइम में मेरे ऊपर इतना वर्कलोड आने वाला है, इस वर्कलोड को पूरा करने के लिए, इतना काम करने के लिए हम लोगों को कितने लोगों की जरूरत है, ये चीज यहां पर पता लगाते हैं मैनेजरियल जजमेंट के अंदर। अब इस काम के अंदर 2 अप्रोचेस हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। बॉटम अप एंड टॉप डाउन। बॉटम अप का मतलब क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, अलग अलग आपके डिपार्टमेंट्स हैं। तो यहां पर आपकी जो डिपार्टमेंट का हेड है वो जाकर टॉप मैनेजमेंट को बताता है कि सर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 10 लोगों की कमी हम लोगों को लग रही है। ये कौन सी अप्रोच हो गई?
बॉटम अप अप्रोच, आपके डिपार्टमेंट का हेड अपने मैनेजर को जाकर बता रहे हैं। वहीं टॉप डाउन अप्रोच के अंदर क्या होता है, आपका मैनेजर आपके डिपार्टमेंट के अंदर एक दिन आता है और वो कहते हैं मुझे लगता है आपके डिपार्टमेंट के अंदर 5 लोगों की जरूरत है। बात क्लियर है? 3 टेक्निक्स हैं जिसमें से पहली टेक्निक पढ़ चुके हैं मैनेजरियल जजमेंट। ये जो टेक्निक है छोटी कंपनीज में यूज होती है, मैनेजर्स चीजों को डिसाइड करते हैं। 2 अप्रोचेज हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। बॉटम अप में डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने बॉस को जाकर बताता है, वेयर एज टॉप डाउन में बॉस आकर डिपार्टमेंट के मैनेजर को बताता है कि आप लोगों को आने वाले टाइम में इतने लोगों की एटलीस्ट जरूरत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेकंड टेक्निक की बात करें। किसकी टेक्निक्स पढ़ रहे हैं? डिमांड फोरकास्टिंग की। सेकंड टेक्निक क्या है? वर्क स्टडी टेक्निक। क्या है वर्क स्टडी टेक्निक? यहां पर हम लोग वर्कलोड फोरकास्टिंग करते हैं। हम लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में कितने वर्कलोड हम लोगों को बढ़ने वाला है। वर्क स्टडी टेक्निक जो है वो एक कंपनी की क्या चीज मेजर करती है कि एक जॉब को करने में कितना टाइम लगता है, कितने लोगों की वहां पर जरूरत है, जिसको हम लोग वर्कलोड एनालिसिस बोलते हैं। यहां पर वर्क स्टडी टेक्निक में क्या होता है, यहां पर इसके अंदर देखा जाता है कि एक कंपनी के अंदर कितना ज्यादा टाइम एक जॉब पर लगाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्कलोड एनालिसिस। इसके बेसिस पर बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड वर्कलोड हम लोग नेक्स्ट ईयर की कंपनी की लोगों की जरूरत की यहां पर कैलकुलेशन करते हैं कि हर साल इतने लोगों की जरूरत पड़ती है, तो आने वाले टाइम में हम लोगों को इसी से एक्सपेक्टेड लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। डिटेल में पढ़ते हैं यहां पर वर्कलोड एनालिसिस को। यहां पर हम लोग डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स की बात कर रहे थे। सेकेंड टेक्निक है यहां पर वर्क स्टडी टेक्निक, जहां पर हम लोग देखते हैं कि हमारी कंपनी में एक जॉब को करने के लिए इतने टाइम की जरूरत पड़ती है एंड हर पर्सन इस काम में इतना टाइम लगाता है। तो यहां पर किसकी बेसिकली बात हो रही है? वर्कलोड एनालिसिस की। वर्कलोड एनालिसिस बताते हैं कि कितने लोगों की जरूरत है कितने काम के लिए। अगर इतना सारा काम है तो इस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। ये कहां से स्टार्ट होगा? सेल्स फोरकास्ट से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कल को मुझे 100 प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो उन 100 प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए मुझे आज 100 प्रोडक्ट्स बनाने भी पड़ेंगे। एक प्रोडक्ट बनाने में इतना टाइम लगता है, तो इतने प्रोडक्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर इतने प्रोडक्ट को बनाने में 2000 घंटे लगेंगे और एक पर्सन खाली 200 घंटे दे सकता है, तो अब मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी? ये चीजें आती है मेरी वर्कलोड एनालिसिस में। एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। अगर 5 लाख यूनिट्स बनानी है, हर यूनिट को बनाने में 2 घंटे लगते हैं, दैट मीन्स टोटल मुझे 10 यहां पर कितने 10 लाख घंटों की जरूरत है। हर पर्सन 2000 घंटे ही कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो अब मुझे कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए? दैट इज 500 वर्कर्स, ताकि मैं मेरा ये जो पूरा लोड है यहां पर प्रोड्यूस कर पाऊं। ये था आप लोगों का एग्जाम्पल वर्कलोड एनालिसिस का। बात समझ आ रही है? इसके अंदर हमारे पास एक और टर्म है, दैट इज वर्क फोर्स एनालिसिस। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इन रियलिटी ऑल वर्कर्स विल नॉट बी अवेलेबल एवरी डे। यहां पर हम लोगों ने पहले वर्क लोड देखा, हम लोगों ने काम देखा, फिर बाकी चीजें डिसाइड की। यहां पर हम काम बाद में देखेंगे, लोग पहले देखेंगे। यहां पर अभी पीछे हम पढ़ के आए कि हमें 500 लोगों की जरूरत है उन 5 लाख यूनिट्स को बनाने के लिए। बट क्या ऐसा हो सकता है कि हर टाइम आपके पास 500 लोग अवेलेबल हैं उस काम को करने के लिए? नहीं। उसमें से कुछ लोग वहां पर एब्सेंट होंगे, कोई बीमार होंगे, किसी की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी। तो यहां पर बोला गया है एब्सेंटिज्म की वजह से या फिर लेबर टर्नओवर की वजह से हो सकता है ये 500 लोग हर टाइम आपके पास अवेलेबल ना हो, जिससे यहां पर आपके जो अवेलेबल वर्कर्स हैं वो कम हो जाते हैं। तो वर्कफोर्स एनालिसिस क्या कहती है? आपको हमेशा अपने साथ कुछ सरप्लस लेकर चलना है, कुछ एक्स्ट्रा लेकर चलना है। अगर आपको 500 लोगों की जरूरत है, आपने मार्जिन डिसाइड किया 20% का कि 500 से ऊपर मुझे 20% लोग अपने साथ रखने हैं। दैट मीन्स 500 के बजाय आपके पास 600 लोग हमेशा रहने चाहिए, सो दैट आपका जो पूरा वर्क स्टडी है बहुत अच्छे से हो सके, आपका पूरा वर्कलोड वहां पर अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर सको।
बात क्लियर है? वर्कलोड स्टडी करनी है एंड वर्क फोर्स एनालिसिस करना है। किसके अंदर? आप लोगों की, यहां पर ध्यान से समझेंगे, हम लोग टेक्निक्स पढ़ रहे थे। पहली टेक्निक है मैनेजरियल जजमेंट, बहुत अच्छे से हो गया। सेकेंड टेक्निक है वर्क स्टडी टेक्निक। सेकेंड टेक्निक क्या है? वर्क स्टडी टेक्निक, जिसके अंदर मुझे दो काम करने हैं, वर्कलोड एनालिसिस एंड वर्कफोर्स एनालिसिस। लास्ट टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट वन इज, यहां पर लास्ट टेक्निक है दैट इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक। क्या है लास्ट टेक्निक? स्टैटिस्टिकल टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टूल्स का यूज करते हैं जिससे मैं मेरी ह्यूमन रिसोर्स की फोरकास्टिंग इजीली कर सकती हूँ। क्या अलग अलग टूल्स हैं? दैट इज रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसका पास्ट डाटा उठाते हैं। पास्ट डाटा किसका उठाना होता है हम लोगों को? यहाँ पर एम्प्लॉयज का, प्रोडक्शन का, सेल्स का या फिर वर्कलोड का। इन सभी चीजों का पास्ट का डाटा उठा करके मैं क्या करती हूँ, अपने रेशियो को कैलकुलेट करती हूँ। एंड रेशियो कैलकुलेट करने के बाद इजीली वहां पर मैं पता लगा सकती हूँ कि इन फ्यूचर मुझे कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। ये जो मेथड है बहुत सिंपल है एंड साथ ही बहुत ईजी है इसको यूज करना। इसकी एक्यूरेसी उस चीज पर डिपेंड करती है कि कितना अच्छे से आप लोगों ने आपका पास्ट का डेटा उठाया है। पॉइंट समझ आ रहा है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? थर्ड टेक्निक। किसकी थर्ड टेक्निक? डिमांड फोरकास्टिंग की। थर्ड टेक्निक के हम लोग फर्दर कैटेगरीज पढ़ रहे हैं कि मेरे पास कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स है। पहला टूल पढ़ लिया दैट इज रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस। नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं दैट इज इकोनोमेट्रिक मॉडल। क्या है नेक्स्ट टूल हमारा? इकोनोमेट्रिक मॉडल। इकोनोमेट्रिक मॉडल क्या है? ये हमारे पास डेटा को ही यूज करता है एंड कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज को यूज करके पता लगाता है रिलेशनशिप को। किसके रिलेशनशिप को? हमारे फैक्टर्स के। अब ये हमारे फैक्टर्स क्या है यहाँ पर? दैट इज इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल्स, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एम्प्लॉयज नीड। इन सब के बीच की, इन सभी फैक्टर्स के बीच की आपस की रिलेशनशिप निकालता है एंड उसके पास्ट डेटा से। किससे? उसके पास्ट डेटा से। ये जो फॉर्मूला है यहां से हम लोग फिर फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं कि इन फ्यूचर में मुझे कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट होने वाली है। नेक्स्ट टूल की तरफ आते हैं दैट इज रिग्रेशन एनालिसिस। क्या है नेक्स्ट? रिग्रेशन एनालिसिस। ये एक ऐसा मेथड है जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि इन फ्यूचर हम लोगों को कितने लोगों की जरूरत है, बट किन फैक्टर्स के बेसिस पर निकालते हैं? हमारी सेल्स के फैक्टर पर, प्रोडक्शन के फैक्टर पर या फिर हमारी सर्विसेज के फैक्टर पर। यहां पर हम लोग इन सभी फैक्टर्स के बीच के आपस की रिलेशनशिप निकालते हैं एंड हमारी कंप्यूटर कैलकुलेशंस को यहां पर करके फ्यूचर की रिक्वायरमेंट देखते हैं कि इन फ्यूचर हमको कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। यहां पर नेक्स्ट टेक्निक क्या है? दैट इज ब्यूरिक-स्मिथ मॉडल। क्या है ब्यूरिक-स्मिथ मॉडल? इस मॉडल में क्या गया, यहां पर आपको एक मैथमेटिकल मॉडल प्रोवाइड किया गया। दिस इज योर मॉडल। आप लोगों को फॉर्मूला नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया जिससे आप फोरकास्ट कर सकते हो कि इन फ्यूचर आप लोगों को कितने लोगों की जरूरत पड़ने वाली है। अब यहां पर फॉर्मूला क्या है? En is equals to lag plus G 1 by x and y। यहां पर हर एक चीज को मैं समझाने वाली हूं। En का मतलब क्या है? En है आपका कि कितने पर्सनल की आपके पास डिमांड है। क्या है? आप लोगों के पास एक साल के अंदर कितने लोगों की जरूरत है। उसके बाद लैग का मतलब क्या है? ओवरऑल टर्नओवर या फिर एग्रीगेट लेवल ऑफ करंट बिजनेस एक्टिविटी। आप लोग करंटली क्या एग्रीगेट बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हो, इन रुपीज आपको वो लैग के अंदर लिखना है। जी क्या है? आपके बिजनेस एक्टिविटी की एंटीसिपेटेड ग्रोथ एंड एक्स क्या है? एवरेज प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट। क्या है? एवरेज प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट दैट इज एंटीसिपेटेड। वेयर इज ये जो y है, y क्या है? आपकी कन्वर्जन फिगर है जो आपकी आज की ओवरऑल एक्टिविटी को पर्सनल से रिलेट करती है। बात समझ आ रही है? आप लोगों का मॉडल आपको इधर साइड में दिख रहा है। हर एक टर्म, हर एक एक्रोनियम यहाँ पर क्या मीन कर रहा है वो आपको नीचे डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आई होप बहुत अच्छे से समझ आ गए। फैक्टर्स पढ़ रहे थे, हमने डिमांड फोरकास्टिंग उठाई है हमारी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से। डिमांड फोरकास्टिंग के लिए मैंने अपने अलग अलग टूल्स पढ़े हैं। बात क्लियर हो रही है? अलग अलग कौन कौन से टूल्स पढ़े? क्या क्विकली रिवाइज करेंगे? यस। क्या क्या टूल्स है यहाँ पर मेरी डिमांड फोरकास्टिंग के? हम लोगों ने 3 टेक्निक्स पढ़ी हैं, मैनेजरियल, वर्क स्टडी एंड स्टैटिस्टिकल। मैनेजरियल में 2 मेरे पास ऑप्शंस है, बॉटम अप एंड यहां पर टॉप डाउन। फर्स्ट मेरी टेक्निक कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड टेक्निक है वर्क स्टडी टेक्निक।
इसमें मेरे पास दो टेक्निक्स हैं, यहां पर वर्कलोड एनालिसिस एंड यहां पर मेरा वर्कफोर्स एनालिसिस। सेकेंड टेक्निक भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। थर्ड टेक्निक की तरफ आते हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक। यहां पर मेरे पास अराउंड 4 to 5 टेक्निक्स है, टूल्स हैं। पहला है रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा है इकोनोमेट्रिक मॉडल, नेक्स्ट है मेरा रिग्रेशन एनालिसिस, नेक्स्ट है ब्यूरिक स्मिथ मॉडल। टोटल 4 कितने मॉडल है हमारे पास? 4, जो हमारे सिलेबस के अंदर कवर्ड है। डिमांड फोरकास्टिंग का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहां पर सप्लाई फोरकास्टिंग की। सप्लाई फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? हम लोग कितने एम्प्लॉयज इन फ्यूचर प्रोवाइड कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन या फिर मेरा बिजनेस। अब यहां पर 2 सोर्सेज हैं जिससे मैं मैन पावर को सप्लाई कर सकती हूँ। कौन कौन से 2 सोर्सेज है? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल का क्या होता है? जो मेरे पुराने एम्प्लॉयज हैं उन्हीं को मैं उनको प्रोवाइड कर देती हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन को। एक्सटर्नल एम्प्लॉयज के अंदर मुझे क्या करना होता है? ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को अरेंज करना है ताकि मैं उनको प्रोवाइड कर सकूं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल हायरिंग जो होती है वो जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि एम्प्लॉयज में लीव ड्यू टू रिटायरमेंट। अब मैं इंटरनल लोगों को ही क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ, मुझे एक्सटर्नल लोगों की जरूरत क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है अगर कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आए दैट डजंट मीन कि वो हमेशा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में टिक कर बैठेगा। उसका रिटायरमेंट हो सकता है हमने उसको नौकरी से निकाला है, हो सकता है वो खुद नौकरी छोड़कर जा रहा है, वो बीमार है या कोई भी रीजन हो सकता है जिस वजह से मेरा एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय निकलेगा और कोई बाहर का एम्प्लॉय यहाँ पर आएगा। इंटरनल जो सप्लाई होती है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? सबसे पहला फैक्टर क्या है? आपके पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज फिलहाल कितने हैं। नेक्स्ट फैक्टर क्या है? लेबर वेस्टेज कितनी हो रही है, आप लोग कितनी लेबर को वेस्ट कर रहे हो, कंपनी में प्रमोशन की क्या स्कीम है, वर्किंग कंडीशन में क्या क्या चेंजेस है, एब्सेंटिज्म क्या है। ये सभी फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरनल सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहां पर अभी हम लोगों ने एक टर्म पढ़ी है, दैट इज, यहां पर क्या पढ़ा है हम लोगों ने? लेबर वेस्टेज। क्या पढ़ा है? लेबर वेस्टेज। अब इसी लेबर वेस्टेज को उठा करके आप लोगों से एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन लेबर वेस्टेज या फिर व्हाट डू यू मीन बाय लेबर वेस्टेज। हम लोगों ने सेपरेटली इसको कवर किया है। लेबर वेस्टेज एनालिसिस क्या होती है? ये आपको समझने में हेल्प करती है कि लोग हमारी कंपनी को, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर क्यों जा रहे हैं, एंड टू एस्टिमेट फ्यूचर स्टाफ लॉस। एंड हमें ये भी एस्टिमेट करने में हेल्प करता है कि इन फ्यूचर मेरी ऑर्गेनाइजेशन से कितने लोग काम छोड़कर जा सकते हैं। लेबर वेस्टेज समझ आ रहा है? यहां पर आप लेबर की वेस्टेज कर रहे हैं, लेबर वेस्ट हो रही है, इसका एनालिसिस अगर कर रहे हैं उससे क्या पता लगेगा? मुझे ये चीज समझने में हेल्प करेगी कि लोग जो है मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है। एंड रीजन पता चलता है तो यहां से मुझे समझ आएगा कि भाई ये रीजन तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट है, तो यानी कि इन फ्यूचर भी मेरी ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग अपना काम छोड़ करके जा सकते हैं। एंड ये कंपनी को हेल्प करता है प्लान करने में कि किस तरीके से अननेसेसरी लॉसेस को हम लोग रिड्यूस कर सके, किस तरीके से उन लोग को जाने से छोड़ सके, रोक सके। एंड अगर जरूरत पड़ रही है तो हम लोग उन एम्प्लॉइज को रिप्लेस कैसे कर सकते हैं। ये चीज करने के लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा लेबर टर्नओवर इंडेक्स। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? लेबर टर्नओवर इंडेक्स, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ लीवर्स इन अ स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम पीरियड पर कितने लोग बिजनेस छोड़कर जा रहे हैं, उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं उस सेम पीरियड में, टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, कितने लोग छोड़कर जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आप लोगों का लेबर टर्नओवर इंडेक्स निकल करके आ जाएगा। ये मेथड आप लोगों का काफी ज्यादा सिंपल है एंड ये कई बार आपको गलत पिक्चर भी दिखा सकता है क्योंकि आप लोगों के आंसर जो है अप्रोक्सीमेटली होंगे। एंड अगर आपका हाई टर्नओवर रेट आ रहा है, ये हो सकता है आप लोग फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करते हो एक स्मॉल ग्रुप के अंदर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पर अगर रिप्लेस कर रहे हो, वो छोटा सा रिप्लेसमेंट भी आपके लेबर टर्नओवर इंडेक्स को अफेक्ट करता है, जिससे यहां पर आपका मिसलीड किया जा सकता है। देयरफॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एक्यूरेट मैन पावर प्लानिंग। इसीलिए आपको एक एक्यूरेट मेथड ढूंढना चाहिए आपकी मैन पावर प्लानिंग का। बात समझ आ गई? तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को पढ़ा है। बात क्लियर हो रही है? किसके क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट? एचआर प्लानिंग की।
पॉइंट अच्छे से समझ आया या फिर नहीं? क्वांटिटेटिव में हमने सभी चीजें पढ़ ली हैं। वहां से मैंने टर्म उठा ली, डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने लेबर वेस्टेज एनालिसिस भी डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ। कहां बढ़ रहे हैं? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की तरफ। यहां पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे यहां पर हम क्या समझते हैं कि हर पर्सन की क्या क्या ड्यूटीज रहने वाली है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या फंक्शंस होने चाहिए। ये हमको हेल्प करता है डिसाइड करने में कि अगर मेरे पास ये जॉब अवेलेबल है तो मुझे कितनी क्वालिफिकेशन वाले पर्सन की जरूरत है, उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर हम हर वो चीज डिसाइड करते हैं जो चीज आप नंबर्स में डिसाइड नहीं कर सकते। उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना हार्ड वर्किंग होना चाहिए, कितनी स्किल्स होनी चाहिए, कितना पेशेंस उसमें होना चाहिए। ये सभी चीजें मेरे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अंदर आती हैं। जो प्रोसेस है एक जॉब को स्टडी करने का, उसको आइडेंटिफाई करने का, क्वालिफिकेशन को, इसको हम लोग बोलते हैं जॉब एनालिसिस। क्या बोलते हैं? जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जॉब एनालिसिस जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, हम लोग डिटेल में वहां पर बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन की। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है कि मेरी जो जॉब है उसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होने वाली है, हम लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, कहां करना है, क्यों करना है, हर एक चीज आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? दैट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है कि अगर आपको ये जॉब परफॉर्म करनी है तो आपके पास क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या मिनिमम स्किल्स होने चाहिए, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये चीजें आपको जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है। तो यानी कि अगर मैं इसको समराइज करूं, सिंपल टर्म्स में बताऊं, तो जॉब डिस्क्रिप्शन आपको जॉब के बारे में बताता है एंड जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है इस जॉब को करने के लिए किस तरीके के लोग की जरूरत है। बात समझ आ गई? ये था मेरा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जब भी मैं मेरी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रही होती हूँ तो वहां पर मुझे कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अब ये प्रॉब्लम्स क्या है, इसी का डिटेल डिस्कशन हम लोग कर रहे होंगे। आई नो जॉब एनालिसिस से रिलेटेड माइंड के अंदर हो सकते हैं काफी ज्यादा क्वेश्चंस हो, बट डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जॉब एनालिसिस को इन डिटेल बहुत अच्छे से कवर कर रहे होंगे, सो डोंट वरी। स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को समझना जो मैं फेस करती हूँ जब भी मैं मेरी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करती हूँ। पहले प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रैशनल ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर जो बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, बहुत सारे एचआर स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्लियरली समझ ही नहीं पाते द कंप्लीट एचआर प्लानिंग प्रोसेस। उन्हें तरीका ही नहीं आता कि अगर मुझे एचआर प्लानिंग करनी है तो वो एचआर प्लानिंग कैसे करनी है। आई नो आप में से सभी स्टूडेंट, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को प्रोसेस पता चल चुका है, आप एक एचआर मैनेजर बनने के लिए रेडी हैं। हम सभी को पता है एचआर का प्रोसेस, प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है। यहां पर यही पहली प्रॉब्लम है कि कोई भी मुंह उठा करके एचआर मैनेजर अपने आप को बता देता है, जब उसको उसकी काम करने के लिए बोलते हैं उसको प्रॉपर उसका प्रोसेस ही नहीं पता होता है। यही चीज बोलिए जो आपकी बहुत सारे मैनेजर्स हैं या एचआर स्पेशलिस्ट हैं, वो अपना पूरा प्लानिंग का प्रोसेस नहीं जानते, और अगर उन्हें पूरा प्रोसेस ही नहीं पता, उन्हें पर्पस ही नहीं पता, उन्हें चीजें ही नहीं करनी आती हैं, तो वहां पर वो आप लोगों को प्रॉपर एचआर प्लानिंग करके भी नहीं दे सकते हैं। अनदर प्रॉब्लम क्या है? इनसफिशिएंट सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। अब आप लोग क्या करते हैं, आप पूरा प्रोसेस जानते हैं, आप प्लानिंग तो करना चाहते हैं, बट आपका टॉप मैनेजमेंट आप लोगों को वहां पर कोऑपरेट नहीं कर रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है। बिना उनके सपोर्ट के ना आप आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जान सकते हैं, ना आप एंटीसिपेट कर सकते हैं फ्यूचर में क्या जरूरत है, किस हिसाब से काम करना है। तो यानी कि सेकंड प्रॉब्लम क्या फेस होती है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप मैनेजमेंट है वो आपको कोऑपरेट नहीं करता है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता है। क्या क्या प्रॉब्लम्स की बात हुई है? पहली प्रॉब्लम है आपको प्रोसेस नहीं पता, दूसरी प्रॉब्लम है आपका टॉप मैनेजमेंट आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तीसरी प्रॉब्लम है इनिशियल एफर्ट्स की कमी है, वहां पर एफर्ट्स कोई नहीं डालना चाहता। ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग है वो फेल होती है अगर आप लोग पूरी मेहनत के साथ उस काम को करने में हेल्प नहीं करोगे। यहां पर बहुत ध्यान से हमें एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना होता है। पहले मुझे ऑब्जेक्टिव पता है, फिर मुझे जरूरी है कि मुझे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड बनाना है, तभी मैं डिमांड फोरकास्टिंग कर पाऊंगी, तभी मैं सप्लाई फोरकास्टिंग कर पाऊंगी, तभी गैप एनालिसिस होगा। तो यहां पर यही बोला है कि हर कोई अपने एफर्ट्स
एफर्ट्स डालना ही नहीं चाहता तो मेरा प्रोसेस वहां पर काम क्या करेगा? कोई भी अपने एफर्ट्स वहां पर कंट्रीब्यूट नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? कोऑर्डिनेशन की कमी है या फिर अदर फंक्शंस की यहां पर कमी है। यहां पर क्या हो रहा है? एचआर प्लानिंग के अंदर अगर आप लोग बहुत अच्छे से काम करना चाहते हो तो ये चीज बहुत जरूरी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले सभी डिपार्टमेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें। बट कई बार क्या होता है, जो एचआर प्लानर्स होते हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट नहीं करते। एक एचआर प्लानर है जो खाली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देख रहे, बाकी डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको फर्क नहीं पड़ता। उसने ये देखा ही नहीं कि सेल्स हो भी रही है या नहीं हो रही। वो कह रहे भैया हमें 100 प्रोडक्ट बनाने, जाके इतने लोग लेके आओ। वो खाली एक ही डिपार्टमेंट को लेकर के चल रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। यहां पर अगली प्रॉब्लम क्या है? आप सारे काम ठीक कर रहे हो बट आपने ध्यान ही नहीं दिया कि असली मकसद क्या है। आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल में गोल्स क्या है। बस अपनी ही धुन में चले जा रहे हो कि मुझे ये करना है, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे, इतने लोग आ जाएंगे, उनको ये करवा देंगे, उनको ऐसे। आपको पता ही नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में चाहती क्या है। तो यानी कि यहां पर क्या है? अनदर प्रॉब्लम है कि आप अपने गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाते हो। अनदर प्रॉब्लम क्या है? रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। अब यहां पर क्या होता है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं या जो आपकी ट्रेड यूनियंस हैं वो एचआर प्लानिंग में आप लोगों की हेल्प नहीं करती है। आप लोगों के लिए बहुत सारी रुकावटें बीच में आ जाती है। यहां पर एचआर प्लानिंग से पहले आपके जो एम्प्लॉयज हैं या ट्रेड यूनियंस हैं उनके माइंड में एक ऐसी मिथ बनी हुई है कि अगर एचआर प्लानिंग हुई तो उससे उनके ऊपर वर्कलोड ज्यादा आ जाएगा, उनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा किया जाने लगेगा। उनको डर हो जाता है कहीं ऐसा ना हो नए लोगों को लाने के चक्कर में हम लोगों की जॉब चली जाए, स्पेशल फॉर अनस्किल्ड वर्कर। दिस इज अनदर प्रॉब्लम जो एचआर प्लानिंग के अंदर फेस की जाती है। अनदर प्रॉब्लम क्या है? एचआर प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है एंड साथ ही बहुत ज्यादा महंगा प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि आपको जब एचआर प्लानिंग करनी होती है उसके लिए एक स्पेशलिस्ट चाहिए, आपको एक एचआर मैनेजर चाहिए। जब आप एक एचआर मैनेजर को लेकर के आ रहे हैं आपको उसको पे भी करना पड़ेगा, उसके साथ अपना टाइम भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये आप लोगों का एक्सपेंसिव एंड एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटीज। अब यहाँ पर हमारा जो एनवायरमेंट है वो अनसर्टेन है। कभी भी इकोनॉमी में चेंज आ जाता है, कभी टेक्नोलॉजी में, कभी कस्टमर की डिमांड में। इससे क्या होती है? एचआर प्लानिंग के अंदर अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। बिजनेस का एनवायरमेंट बहुत तेजी से बदलता है, इसीलिए जो हमारी प्लानिंग होती है वो कई बार रिस्क में चली जाती है, वो कई बार हमारी काम नहीं कर पाती। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। कई बार क्या होता है हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर एचआर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। बिना एक्यूरेट इंफॉर्मेशन के हम लोग एचआर प्लानिंग भी प्रॉपर्ली नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हम लोग फेस करते हैं जब भी एचआर प्लानिंग हम लोग कर रहे होते हैं। आई होप हर एक प्रॉब्लम अच्छे से समझ आई है। इनकेस एग्जाम रूम में बैठ के कोई प्रॉब्लम याद नहीं भी आ रही तो आप लोग आपके रियल बिजनेस से रिलेट कर दो कि मैं मेरी एचआर प्लानिंग कर रही हूँ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। हो सकता है मुझे कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हो सकता है मुझे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स नहीं पता, मुझे प्रोसेस नहीं पता। ये सब काफी सारी चीजें, एक्सपेंसिव मेथड है, टाइम काफी ज्यादा लगता है, मेरा एनवायरनमेंट बहुत अनसर्टेन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन ठीक नहीं मिलती। ये काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन प्रॉब्लम्स की वजह से आप लोग प्रॉपर एचआर प्लानिंग नहीं कर सकते हो। प्रॉब्लम समझ आ गई। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को, अगर मुझे इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस है। तो पहली गाइडलाइन ये है कि आपके जो एफर्ट्स होने चाहिए वो ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, वो एक फॉर्म में होने चाहिए। बात क्लियर है? बिखरे हुए एफर्ट से कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक सबके एफर्ट साथ में नहीं मिलते। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एक सेपरेट टीम आप लोग हायर करें जो आपकी एचआर डिपार्टमेंट के अंदर बैठ करके काम करे, आपके लिए प्लानिंग करे एंड सब आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें। पहली गाइडलाइन समझ आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। प्रॉब्लम क्या फेस होती है उसी के आंसर्स आपके पास गाइडलाइन में है। आपको वहां टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट नहीं करती, यहाँ पे गाइडलाइन यही दी गई है। अगर आप अच्छी एचआर प्लानिंग करना चाहते हो तो आपके पास टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की काफी सारी जरूरी इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट ही आप लोगों के साथ शेयर करती है। अनदर गाइडलाइन क्या है? इंटीग्रेशन विद कॉर्पोरेट प्लान। प्रॉब्लम क्या थी कि आप अपनी ही धुन
में काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, डजंट मैटर। यही आप लोगों की गाइडलाइन है कि जो भी आप काम कर रहे हो, आपके काम की डायरेक्शन आपकी कंपनी के, आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होने चाहिए। नेक्स्ट गाइडलाइन क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑपरेटिंग मैनेजर। ऑपरेटिंग मैनेजर कौन होते हैं, जो एक्चुअल रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपको उनको क्या करना है, इन्वॉल्व करना है एचआर प्लानिंग में, क्योंकि एक पर्सन है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में खड़ा होकर के काम कर रहा है, वो आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएगा कि हम जब 5 लोग मिलकर काम करते हैं, हमें एक छठे पर्सन की जरूरत महसूस होती है, हमें फील होता है कि एक पर्सन और होता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो यहां पर आपके पास ऑपरेटिंग मैनेजर्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए। अनदर गाइडलाइन क्या है, एनवायरमेंटल फोरकास्टिंग। आप लोगों को आपके एनवायरमेंट को बहुत अच्छे से स्कैन करना है कि इंटरनल एनवायरमेंट कैसा है एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट कैसा है। एंड द लास्ट गाइडलाइन इज, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है वो अच्छे से सेटअप होना चाहिए। एचआर प्लानिंग किस पे डिपेंड करती है, करेक्ट ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम पर। यहां पर आपको जो आपका HRIS है उसके अंदर आपके एम्प्लॉयज से रिलेटेड, आपकी ह्यूमन फैक्टर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली वहां पर फिल करना है, वहां पर आपको रिकॉर्ड करना है। बात समझ आ गई? तो ये कुछ आपकी बेसिक गाइडलाइंस हैं अगर आप लोग आपकी एचआर प्लानिंग को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। दैट्स इट, ये था आप लोगों का एचआर प्लानिंग यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट, डिटेल्ड चैप्टर। आई होप आपको पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया है, इंटरेस्टिंग भी लगा है, इजी भी लगा है, सिंपल भी लगा है एंड वीडियो देखते देखते ही आप लोगों का ये चैप्टर एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी हो चुका है। स्टिल माइंड के अंदर चैप्टर से रिलेटेड, किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप लोग आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के हर एक डाउट को बहुत अच्छे से सोल्व कर पाऊं एंड आपकी हर एक कंफ्यूजन को बहुत अच्छे से दूर कर पाऊं। एंड साथ ही इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एंड आपके नोट्स को बहुत अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की प्रीवियस कॉन्सेप्ट दैट इज इंट्रोडक्शन टू HRM, इवोल्यूशन ऑफ HRM, HR पॉलिसीज, ये कॉन्सेप्ट्स कवर नहीं किए तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है। लिंक को टैप करके आप इन कंप्लीट चैप्टर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर सकते हैं। साथ ही ये चैप्टर अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, इसी तरीके से आप बाकी के चैप्टर्स भी चाहते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से, तो रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।